अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। और आप सब पब्लिक जो हमें देखती है वो हमें कहती है, सुहा अफजल और हम दोनों को मिलके, चूँकि हम स्क्रीन शेयर करते हैं। तो इस्लामाबाद जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मंडे शुरू होता है और फौरी तौर पर हम स्विच कर जाते हैं राउंड द वीकेंड। सो आई डोंट नो कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा होता है कि टाइम इतनी जल्दी गुजरता है। बचपन में अगर आपको याद हो तो शायद हमारे पास कोई भी टाइम आता था, वो समर वेकेशन होती थी, विंटर वेकेशन होती थी या XYZ, टाइम बड़ी कंसिस्टेंसी से, आराम से, तहम्मुल से गुजरता था। लेकिन अब अगर वो सियासी मसले हों, मुआशी मसले हों, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल हो या हमारी पर्सनल लाइफ हो, वक्त मुश्किल बहुत लगता है लेकिन गुजर जाता है। और ये बात कोट करने का मकसद भी ये है कि आप जो वक्त अभी गुजार रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर योर लाइफ। तो वो अगर मुश्किल में भी है, परेशानी में भी है, तो उसे ब्रशिंग अंडर द कारपेट ना करें, उसको सीखें, उससे सीखें और उसको वक्त को गुजारें, क्योंकि वक्त की सबसे अच्छी खासियत है कि वो गुजर जाता है। तो वक्त फिर ज़ाया किए बगैर हम इस्लामाबाद चलते हैं। हरमीत पाजी को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। कैसे हैं आप हरमीत? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपने बड़ी अच्छी बात की। और वैसे अगर हम देखें तो उम्मन यही होता है कि हम माजी में रहते हैं और हाल जो बड़ा खुश, एक अच्छा भी क्यों ना हो, चाहे अच्छा दिन गुजरे बुरा गुजरे, लेकिन उससे हम फरियाद करते ही नजर आते हैं। और फिर जब ये हाल माजी में चला जाता है तो फिर हम कहते हैं वाह जी वाह, बड़ा खूबसूरत दौर था, काश वो दौर फिर लौट आए। लेकिन आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि जो लम्हा है, जो वक्त गुजर रहा है, उसको चाहे जैसा भी है, क्योंकि जिंदगी, अगर जिंदगी में मोड़ ना होते, उतार चढ़ाव ना होते, तो ये जिंदगी ना होती। और जिंदगी में इस किस्म की, चाहे वो खुशी का लम्हा हो या दुख का, ये घड़ियां आती रहती हैं और इसी के साथ साथ इंसान ने आगे निकलना होता है। लेकिन हर लम्हा, हर घड़ी उसको अपनी खूबसूरत बनाए और उस खूबसूरत, क्योंकि जाहिर बात है जिंदगी एक दफा मिलती है, बार बार थोड़ी मिलती है भैया। और हम बड़े फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन दो तीन ना ऐसे सेंटेंसेस को, लाइफ इन शो मस्ट गो ऑन, टाइम इज रनिंग लाइक अ बुलेट। वक्त की सबसे अच्छी खासियत ये कि वो गुजर जाता है। सो लिव इन द मोमेंट वाली पॉलिसी अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना लेना, तो यकीन करें आपको मॉर्निंग शो ये भी याद रहे और हरमीत पाजी और सुहा अफजल की ये बातें भी याद रहे। खैर, शो को आगे कंटिन्यू तो करना है क्योंकि वक्त कम है, ये ज़्यादा है। 2 घंटे आपके साथ हमने गुजारने होते हैं और उसमें हम आपसे करते हैं शेयर रन डाउन कि आज के रन डाउन में क्या क्या होगा। तो हम शुरू कर लेते हैं आज का रन डाउन, टॉप ऑफ द ऑल टॉप स्टोरीज में। आपसे आज हमने क्या क्या शेयर करना है आपको वो बताते हैं। सुनिए जी, टॉप स्टोरीज की तरफ चलो। टॉप स्टोरीज में आपको पता है कि कल आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो लिया गया था उस पर आज फाइनली जो है वो एक नई बहस छिड़ गई। हाँ, वो आईनी मसला जो है वो मुआमा बन चुका था, वो हल तो हो गया है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का बाकायदा जो है वो ऐलान कर दिया है कि यस, अगर हम KPK की बात करें तो वहाँ पर गवर्नर के हुक्म पर जो है वो असेंबली तहलील हुई थी, तो गवर्नर का ही इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे। लेकिन अलबत्ता पंजाब में जो मुआमा था, पंजाब में जो मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे थे, उसमें सदर पाकिस्तान ने जो फैसला और जो तारीख 20 को दी थी वही मानी जाएगी और उसी के तहत इलेक्शन होंगे। इसके अलावा आपको पता है कि हरमीत कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। सो आपने दोस्त फरमाया कि कल ये हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक तो पहले से आई हुई है और पॉलिटिशियन जिस तरह बैठे हुए हैं और जिस तरह, एक तो इलेक्शन कमीशनर को अगर आप देखिए, इलेक्शन कमीशन का इदारा है, उसका हक बनता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना। लेकिन फिर हम गवर्नर्स को देखें, उनको आईनी तौर पर जो इख्तियार हासिल है उससे भी वो ऐसे भागने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी तमाम तर चीज़ें हमारे सामने है। लेकिन ऐसा इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, कल आपने देखा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद हमने देखा कि मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वजीर कानून जो है खुद एक वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल जो हैं, उनको आप सुनती तो आप हैरान होती कि ये क्या बात कर रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को जो है, यानी जहां जहां जिन जिन रिपोर्टरों ने, जिन जिन लोगों ने उनके सामने ये फैसला आया और बाहर आके जाके मीडिया के सामने उनका बयान आप देख लें तो कल मैं एतजाज हसन साहब को सुन रहा था जिसमें वो ये फरमा रहे थे कि इन पर तो भी केस होना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म से आर्टिकल 6 के मुताबिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक आया है, ये बाहर जाके कुछ और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि एक चीज़ को, क्योंकि खुद जो चीज़ नहीं बन पा रही है इनसे, तो फिर जब इदारे एक्शन लेते हैं तो इदारों को भी कंट्रोवर्शियल बनाने की भरपूर कोशिश की जाती है, एक मुहिम चलाई जाती है। अब हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन की अगर बात की जाए तो इस वक्त देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब की हम बात करें तो कहीं ना कहीं
मरियम नवाज साहबा जो है वो भी हमें फील्ड में नज़र तो आ रही है, और कोशिश ये की जा रही कि अपने जो पॉलिटिकल वर्कर हैं उनको एक्टिव किया जाए। इसी तरह तहरीक इंसाफ तो पहले से ही हम देख रहे हैं कि पिछले गुज़श्ता 9 माह से जो है वो मुख्तलिफ फील्ड में है और सबसे बड़े बड़े जलसे जो है खान साहब कर चुके हैं। लेकिन अब मामला जो है, एक तरफ हम ये सिचुएशन देखते हैं, दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि मुआशी जो बहरान है, यानी महंगाई 1974 में आपको याद है कि महंगाई की जो शरह थी वो 33% तक पहुंच चुकी थी, और अब सूरत हाल ये है कि 31.55 तक महंगाई की शरह पहुंच चुकी है। यानी वो चीज़ें, वो ज़रूरियात की चीज़ें, वो अब हम देख रहे हैं कि वो अब एक आम आदमी की पहुंच से दूर होती चली जाए। सारी सिचुएशन को अगर आप देखें, मुल्क में अगर इस किस्म की इंस्टेबिलिटी हो पॉलिटिकल, तो फिर जाहिर बात है इन्वेस्टर जो है वो ये सोच के इन्वेस्ट करता है कि मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और फिर उसे इंतजार होता है कि आने वाला वक्त जो है शायद इंस्टेबिलिटी, ये जो स्टेबिलिटी अगर आती है तो तब जाके वो इन्वेस्ट करेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, आप फाइजर को देख लें या GSK जो है या दीगर कंपनियां जो हैं वो भी अब प्लान बना रही हैं यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की। इसी तरह हमने बड़े प्रोग्राम किए, स्टील मिल के हवाले से हमने किए, फिर हमने फैसलाबाद हम चले, वहाँ फैसलाबाद में हमने इंडस्ट्री का हाल बताया। तो सिचुएशन एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ जो सियासतदान है वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की जंग में इस किस्म से आगे बढ़े। पिक्चर आपने स्केच की है वो बिल्कुल एक्यूरेट स्केच की है, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों में ये इलेक्शंस को लेकर, इस मामले को लेकर जो बातचीत की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्व होने के बाद से लेके अब तक, ये मामला हल होने के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। हाल बत्ता सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले की बात की जाए तो 3-2 की अक्सरियत से जब ये फैसला दिया गया तो हमने ये देखा कि इसके बाद विफाक को पाबंद किया गया है इस चीज़ का कि मौजूदा हुकूमतें जो है उनको तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट किया जाए, तमाम तर सहूलियात जिनकी ज़रूरत होती है इलेक्शंस कराने के लिए, वो सहूलियात देने के लिए अब विफाक को पाबंद किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। लेकिन देखने में ये लगता है कि PDM में शामिल तमाम तर जमातें ये नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, जबकि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना बाय हुक और बाय क्रुक जो है ये पॉलिसी या हमारा आइन जो है वो यही कहता है। हाल बता सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यू करने के बाद अब ये पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है कि आपको इलेक्शंस कराने ही पड़ेंगे, वो निगरान हुकूमत हो या फिर अगर KPK में बात की जाए तो वहाँ पर अहकामात आपको पता है हरमीत ये दिए गए हैं कि वहाँ पर गवर्नर जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद फौरी तौर पर तारीख दें, जबकि पंजाब में जो सदर मुमलिकत ने इंटरव्यू करके तमाम तर चीज़ों को क्लियर किया और जो तारीख दी उसी के तहत इलेक्शंस होंगे। अब इलेक्शंस कैसे कराने हैं, कब कराने हैं, ये भी एक सवाल है, इस पर भी हम बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे आज के रनडाउन में। आज के रनडाउन में टॉप स्टोरीज में आगे चलते हैं। टॉप स्टोरीज में आज हमने आपको ये भी बताना है कि कराची में आपको पता है क्रैकडाउन जो है ओपन लेटर गाड़ियों के खिलाफ शुरू किया गया है और वो काफ़ी तेज़ी से जारी है। 21 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्नैप चेकिंग की जा रही है। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी और एक्साइज की जो टीमें हैं वो भी काफ़ी एक्टिव है, अलर्ट है। बहुत सारी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। अचानक से क्रैकडाउन मेरे ख्याल से गालिबन शुरू नहीं किया गया, इससे पहले कई दफ़ा इस तरह की छोटी छोटी कार्रवाइयाँ करके लोगों को वार्निंग जारी की गई है, बट ऑल दो मेरे ख्याल से ये तादाद अब बहुत ज़्यादा हो गई है कंपैरेटिवली कराची में, तो फौरी तौर पर क्रैकडाउन करने का बाकायदा आगाज़ किया गया है। तो इसके लिए डिटेल में हम बात करेंगे कि किस तरह से अब जो है ये करने का, इस वक्त करने का ख़ास तौर पे ये क्रैकडाउन क्या मकसद था और इससे कितना फ़ायदा हो रहा है एक्साइज को, हम ख़ास तौर पे इस पर बात करेंगे। ऑल दो आगे बढ़ेंगे, कल के प्रोग्राम में इस सेगमेंट को डिटेल में डिस्कस करना था, लेकिन ये रोज़ाना की बात है हरमीत, हम महंगाई की बात कर लेते हैं, लोगों की परेशानी की बात कर लेते हैं और हम इस सारे सिनेरियो में आपको पता है IMF की वो किस्त भूल गए हैं जिसके लिए हमने इतनी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की और अब हम और भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमसे सवाल किया जा रहा है ना। ऐसे छोटे मोटे ऐसे फैसले जो मुश्किल फ़ैसले होते हैं बकौल हमारी मौजूदा हुकूमत, वो मुश्किल फ़ैसले अल्टीमेटली हमें करने पड़ते हैं। तो एक और मुश्किल फ़ैसला 25% GST आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी पर, जिसको हम अभी लग्जीरियस आइटम ना कहें, अगर हम बेसिक नीड्स की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर, गैस, बिजली, XYZ, उन पर अब 25% GST के लिए तमाम तर तजावीज़ जो है वो मुरतब कर ली गई हैं। तो इस पर भी हमने डिटेल में बात करनी है कि ये किस पॉलिसी के तहत, और उसके बाद अल्टीमेटली हाय दुख करेंगे उस आम आदमी का जो इतना परेशान है, वो मज़ीद परेशान से परेशान तर होता चला जाता है। और हम तो चले उसको हौसला अपनी बातों से दे सकते हैं, अलबत्ता जो उसकी ज़िंदगी है, जो सर्कमस्टांसिस वो गुजार रहा है, वो अगर इनको पता चल जाए स्क्रीन के या मीडिया के या माइक के थ्रू कुछ चीज़ें पहुँचती हैं। मैं कुछ ऐसे हरमीत फील्ड में 2-3 ऐसे क्लिप्स देखे हैं, ऑब्वियसली आपका इंटरेक्शन लोगों से ज़्यादा होता है, आप उनका दुख सुने, उनकी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ भी नहीं है माँ सिवाय सिर्फ सर्वाइवल की जंग लड़ने के, कि वो तो कुछ और इमेजिन भी नहीं कर रहे कि हमें को बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ चाहिए या XYZ, हमें बेसिक नीड्स पूरी कर दे मौजूदा हुकूमत, बस इतना सा मुतालबा है बेचारों का।
सोहा, आप मार्केट में जाएं, आप बाज़ारों में घूमें तो आपको बेरोज़गारी की जो शरह है वो आपको सामने नज़र आएगी और बेरोज़गारों की एक बहुत बड़ी तादाद आपको नज़र आएगी। और मैंने ख़ुद देखा है, बल्कि परसों की बात है कि हम गए एक मार्केट और मेरे दोस्त ने कहा कि यार इधर का खाना बड़ा मज़े का है, और वहाँ पे बैठे तो मैंने ये देखा कि एक तो होते हैं ना भिखारी जो होते हैं, वो प्रोफेशनल टाइप जो लोग होते हैं, वो आपको समझ आ जाती कि प्रोफेशनल है वो, लेकिन आपको ये भी समझ आ जाती कि एक शख्स जो है वो ज़रूरतमंद है और उसको भूख लगी है, उसको खाने की ज़रूरत है। तो मैंने ये देखा कि कुछ लोग जो है वहाँ से आते और देखते रहे, और 2-3, चलो कुछ को तो, सबको तो खाना आप खिला नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश आपकी होती कि अगर आप बैठे हैं तो 2-3 आपके साथ खाना खा ले। तो ये सिचुएशन मैंने देखी है और अब भी हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हम जाते हैं, यानी जो दिहाड़ी के लिए निकलने वाला मजदूर है, हम रेडी वाले के साथ हम 20 रुपए पे लड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम जब ब्रांड की तरफ जाते हैं तो वहाँ अगर उन्होंने जो टैग लगाया और जो प्राइस उन्होंने लगाई है तो उस पर हम कभी वो नहीं करते और कंप्रोमाइज़ करके हम वो चीज़ खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मजदूर जो है उसकी दिहाड़ी में 200 रुपए का इजाफा होता है तो हम चीखने चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। और मैं ये सिचुएशन देख रहा हूँ कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जिन गलियों जिन कूचों से आप गुजरोगे, और जो मजदूर तबका है जो मजदूरी के लिए निकलता है, सुबह बेलचा उठा के, कुदाल उठा के, और कहीं ना कहीं वो पेंट करने के लिए उठता है, ब्रश उसने उठाया होता है, लेकिन उसको दिहाड़ी नहीं मिलती, उसको मजदूरी नहीं मिलती। आप मुझे ये बताएं कि वो जो सिस्टम था, मुझे ये भी याद है कि जहाँ यहाँ पे जिस किस्म से कैंप बने थे और वहाँ पे लोग जाते थे, रात गुजारते थे, खाना उनको मिलता था, तो कहीं ना कहीं उसमें हम देख रहे हैं कि वो उसी तरह कोई चीज़ें एक्टिव हमें नज़र नहीं आती। तो वही फुटपाथ वाले सीन है, और वो उसमें सारे सूरत हाल हमें ऐसी लग रही कि जो हम देख रहे हैं, यानी जिस किस्म से गाड़ियां आ रही थी, जिस किस्म की रेल पेल थी, जिस किस्म रियल स्टेट में जिस तरह इनकलाबी जो है वो इनकलाब बर्पा हो चुका था, और कई लोग जो है उनको जॉब मिली थी यूनिवर्सिटीज मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से हम देखते थे कि जितने तलबा फारिग होते थे उनको रियल स्टेट में जॉब्स मिल रही थी। आज आप मेरे साथ कभी आप इस्लामाबाद आए, मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लू एरिया के बड़े बड़े जो ऑफिस बने थे, या आसपास जिन जिन इलाकों में पोश इलाकों में जो ऑफिस बने थे, वो सारे के सारे बंद हो गए। वहाँ पे जो जॉब करने वाले बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो अब बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त हमारे मुल्क की। और फिर अगर हम बात करें, यानी आप कहते हैं कि हमने अयाशियां जो हैं वो हमने रोकनी है वज़रा की, और इनको जितने लवाज़मात दिए जाते हैं, आप मरीम नवाज साहब को प्रोटोकॉल देखें तो आप हैरान होंगी कि 23 गाड़ियां, ना वो MNA है ना उसके पास कोई मिनिस्ट्री है, लेकिन 23 से 24 गाड़ियां जो हैं उसके आसपास मंडला रही होती हैं। इसी तरह हमारे खान साहब को देखें या दीगर लोगों को देखें तो सिचुएशन ये है कि हमारी जो एलीट क्लास है वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं कि वो प्रोटोकॉल के उस कल्चर से निकले, और कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल से बचने वाला जो पैसा है ये जाए गरीब आवाम की जेबों में। तो ये कोई नहीं चाहता। और जिस तरह मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि 2 लाख के लिए बना ये मुल्क है, इसमें गरीब आदमी को सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल होता चला जा रहा है। खैर, इसको हम डिटेल में डिस्कस ज़रूर करेंगे आज के प्रोग्राम में, और हमारे रनडाउन का स्पेसिफिक हिस्सा होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसी बात कर लेते हैं जिससे आपको मज़ाक के साथ साथ थोड़ा आपको ये भी पता चलेगा कि आपने किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना है। वैसे तो हम मजाक में उड़ा देते हैं इस बात को, अगर कोई मोटा हो या पतला हो, डाइट करनी हो तो हम ये कहते हैं कोई बात नहीं, 4 दिन की ज़िंदगी है, खा पी ले या अच्छी करें, कोई बात नहीं, मोटापे को कम करना या पतले होना, कौन सा ज़िंदगी सारी इसी में गुजार देनी है आपने, खाओ पियो और मर जाओ, इस तरह की बातें खैर करते हैं। लेकिन दुनिया जीने भी तो नहीं देती ना। अगर आप किसी को मोटा देख ले तो सबसे पहले आप ये ज्यूम कर लेते हैं ये बंदा काहिल है, ये बंदा सुस्त है, ये अपना ख्याल नहीं रखता। अगर ये चाहे तो ये कर सकता है। अब उससे पूछे जो कर सकता है वो करना चाहता है, लेकिन उससे हो नहीं रहा, क्योंकि सामने आपके पड़ा हो एटम बॉम्ब, यानी मैं बात कर रही हूँ उस एटम बॉम्ब की जिसको डॉक्टर अफान ने बिरयानी कहा है। सामने आपके पड़ा हो पिज्जा, यानी आपका ड्रोन अटैक, और इसके अलावा मिसाइल आपको पता है हमारे। तो ये इस तरह की चीज़ों को नाम देकर अगर आप खा रहे हैं समोसा तो ये आप समझे कि आप एटम बॉम्ब खा रहे हैं। अगर आप मिसाइल अटैक फील करना चाहते हैं तो बिरयानी की पूरी प्लेट खाए, 4-5 बोटियाँ रख के। खैर, डॉक्टर अफान जो है वो आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने इन तमाम तर चीज़ों को जो कि हमारे अब कौमी खाने बन गए। बिरयानी की तो अगर आप बात करें ऑल ओवर द पाकिस्तान, बल्कि बाहर से आने वाले फॉरनर्स भी कहते हैं वी वांट बिरयानी, वी वांट बिरयानी, वी वांट हलीम फ्रॉम कराची और लाहौर, ये तो बिरयानी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। खैर, इसके कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन डॉक्टर अफान से इसके मज़ीद फ़ायदे पर हम आज बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और ये हमारा लास्ट सेगमेंट होगा।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आज आपको डेली डोज देते हैं। आज का डेली डोज गुड मॉर्निंग पब्लिक का है। उसमें सबसे पहली खबर जो है बेसिकली वो भी तैयारे को लेकर ही है, लेकिन वो मिसाइल और इस किस्म का तैयारा नहीं है। ये कागज़ से बना हुआ ऐसा तैयारा है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अब आप सोच रहे होंगे बचपन में जो हमने बनाए हुए ना इसके पेपर के ऐसे करके पता नहीं कैसे बनाते होते, तो खैर अब्दुल रऊफ साहब याद है लास्ट टाइम उन्होंने बना के भी दिखाया था वो पूरा जहाज़ कागज़ का लेकिन ये ज़रा कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल और ज़रा डिफरेंट टास्क था। मतलब आप सोचें कि अगर कागज़ का जहाज़ आपने बनाया तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम कैसे दर्ज हो सकता है। तो कैसे दर्ज हो सकता है मैं आपको ये बता देती हूँ। एक्चुअली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा हवा में स्टे करने वाला और सबसे ज़्यादा तवील सफ़र करने वाला कागज़ का जहाज़ जो है ये 2 बच्चों ने मिलकर बनाया और 20 मिनट उनको लगे, लेकिन उन्होंने इसको हैवी वेट रखा क्योंकि कागज़ से बना तैयारा जो होता है वो कंपैरेटिवली आपको पता है हवा के ज़ोर पर ज़्यादा ऊंचा नहीं जा सकता या ज़्यादा देर हवा में स्टे नहीं कर सकता, बट इन्होंने उसका वेट ज़्यादा किया और कागज़ से बने तैयारे की सबसे तवील परवाज़ इन्होंने की और सबसे ज़्यादा तवील परवाज़ जो देखिए साथ साथ ड्रोन के थ्रू आपको दिखा भी रहे हैं और इसके बाद इनको नया आलमी रिकॉर्ड बन गया है। तो देखिए हरमीत इसका रिकॉर्ड तो मैं फिर वही बात वैसे सोहा, कितना रिकॉर्ड बना लिया होगा हमने। मैं इस रिकॉर्ड को देख के मुझे अपना टाइम याद आ गया। हमारे यहाँ ये जहाज़ बनाना वैसे बड़ा नॉर्मल था क्योंकि सारी बात और इस किस्म की चीज़ें होती नहीं थी बड़ी मुश्किल से। तो फिर हम जाते थे एक पहाड़ी पे और वहाँ से ही हम फेंकते थे इस एरोप्लेन को और ये जो कागज़ का जहाज़ काफ़ी टाइम तक स्टे करके ये नीचे जाता था और दरिया में जाके दरिया इसका मतलब आप ये रिकॉर्ड पहले बना मैं इसको देख रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड तो हमने बहुत पहले ही बनाया हुआ है लेकिन वही बात है कि हमारे पास ना उस वक्त कोई वीडियो का सिस्टम था ना कोई और, ना हमें पता था कि इससे रिकॉर्ड भी बन सकता है। हम तो अपने मजे के लिए जाते थे और कहीं ना कहीं ये मुकाबला जरूर होता था कि मेरे दोस्त जो मेरा साथी है उससे ज्यादा टाइम मेरे जहाज ने जो है वो हवा में गुजारा है, तो ये हमें पता होता था कि उसका मुकाबला हमने करना है। लेकिन इस वीडियो को देख के तो आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिकॉर्ड को देख के अंदाजा ये होता है कि भैया ये तो हम पहले कर चुके हैं वैसे, लेकिन यही गलती है या कहीं ना कहीं दूरी है जो हमें मालूम नहीं था वरना हम भी रिकॉर्ड दर्ज करा लेते हैं। बस हर रोज हरमीत में और आप इनकरेज होते हैं इस चीज़ के लिए कि कोई इस तरह का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या तो हम बना लें या हमारे इर्द गिर्द जो लोग ये काम करते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि वो कितना अनोखा और ऐसे रिकॉर्ड बनाने वाला काम करते हैं, तो फिर कुछ करना पड़ेगा हमें इस बारे में। और तो हम करेंगे बाद में इसको डिस्कस, लेकिन अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर पर आज लगता है कि गुड मॉर्निंग पब्लिक का पूरा डेली डोज या रन डाउन ना हवा में ही है, हमने नीचे तो उतरना ही नहीं है। हमने कागज़ के तैयारे की बात की, अब हम रियल जहाज़ की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि यार जो पायलट होगा ना जिसने ये काम किया होगा, मुझे लगता है वो फैंटेसी वर्ल्ड में रहने वाला एक पायलट होगा। ऑब्वियसली आप अगर आप यू आर क्लोज टू द नेचर, क्लोज टू द इमोशंस, तो ही आपको इस तरह के आइडियाज़ आते हैं। और दो मुसाफिरों को दुनिया का अनोखा तरीन नज़ारा कराने के लिए पायलट ने जहाज़ को 360 के एंगल से बदल दिया, मतलब 360 के एंगल से घुमाया, क्योंकि आप ये अगर नॉर्दर्न लाइट्स देख रहे हैं तो ख़ासतौर पर ये कहा जाता है कि साइंसदान ये कहते हैं कि जो आपका सूरज है उसकी जो एक्सटर्नल लेयर है वहाँ पर कुछ ब्लास्ट होते हैं जिसे हम सन फ्लेयर कहते हैं। वो सन फ्लेयर जो है वो जो आपकी ज़मीन के ऊपर की सतह होती है यानी हवा होती है, उससे कुछ गैसें निकलती हैं। वो गैसेस को मिलाकर और ये फ्लेयर को मिलाकर एक लाइट बनती है जो आप देख रहे हैं कि वो ग्रीन कलर की भी है, येलो कलर की भी है, नारंगी रंग भी इसमें है। अब ये गैसेस और एक्सटर्नल लेयर जो है वो मिलकर कुछ इस तरह से कलर्स जो है वो आसमान पर बनाती है। दूर से आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ये जहाज़ चूँकि वहाँ से गुजर रहा था, पायलट ने कहा अगर यहाँ से गुजरेगा तो जो एक तरफ बैठे लोग हैं वो सिर्फ इससे मुस्तफीद हो सकेंगे इस नज़ारे से। तो उसने क्या किया, ऐसे जहाज़ जा रहा तो 360 के एंगल से जहाज़ को मोड़ दिया, मतलब दोनों साइड के मुसाफिर जो है जो विंडो के इस तरफ राइट साइड पे और जो विंडो के लेफ्ट साइड पे हैं, दोनों जो है वो इस नज़ारे को देख सकें। और यकीन करें इट सीम्स टू बी लाइक वेरी फिल्मी। आप देखें कि ये कोई सीनरी ही लग रही है बट इट्स रियलिटी, लाइक ये नॉर्दर्न लाइट्स कहलाती हैं ये। और जहाज़ से बैठे तमाम तर मुसाफिरों ने इसको देखा, एंजॉय किया और कहा कि ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो हमने आज किया, एंड थैंक्स टू द पायलट। बिल्कुल, वैसे अगर विजुअल में भी देखें तो बड़े अट्रैक्टिव हैं। आप फिर वहाँ पे अगर आप बैठे हैं जहाज़ में, आप बैठे हैं और सारी चीज़ महसूस कर रहे हैं और ख़ुद देख रहे हैं सारे नज़ारे, तो वैसे ही बंदा ज़्यादा महसूस होता चला जाता है। और कहीं ना कहीं आपने दुरुस्त फरमाया कि हम देखते हैं कि कुदरत के जो नज़ारे हैं वो बड़े खूबसूरत हैं और जब आप क्लोज करके सारी चीज़ों को ख़ुद देखते हैं तो उसका एक अलग मज़ा आता है। और जब आप सफ़र करते हैं, ख़ासकर हवाई सफ़र जब आप करते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि कितना खूबसूरत वो नज़ारे होते हैं आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास। और ख़ासकर जो रुई की तरह उड़ने वाले बादल होते हैं और वो भी आपसे काफ़ी नीचे होते हैं, और फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई कहीं ख्वाब में मैं, या ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ऐसी
जगह मेरा गुजरान हो रहा है कि शायद नीचे जो है एक कॉटन का पूरा लियाफ है और मैं वैसे उसके ऊपर ही चला जा रहा हूँ। तो ये नज़ारे तब आप महसूस करीब से देख के उससे महसूस होते हैं जब आप बड़े करीब जाते हैं। और कहीं ना कहीं हवाई सफ़र को अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आप बड़े आसानी से भी देख लेते हैं। और इसको देखें तो ये तस्वीरों में बड़े कमाल के और विजुअल जो नज़र आ रहे हैं, ऐसा लगे कोई फिल्मी सीन है। हाँ, गैलेक्सी काइंड ऑफ ना, मतलब हम नॉर्मली अगर हम एनिमेटेड मूवीज़ देखें या हॉलीवुड की मूवीज़ देखें तो हमें ज़्यादा एनिमेशन में इस तरह के सीन्स जो है वो देखने में मिलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर एनिमेशन में वो सीन है या 3D में हम उनको दिखाते हैं तो वो रियलिटी से निकाल कर ही हम उसको स्केच करते हैं अपनी आर्टिफिशियल लाइफ में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो रियलिटी यही है कि मैंने जैसे आपको पहले भी एक्सप्लेन किया थोड़ा सा कि एक्सटर्नल लेयर जो होती है सूरज की, वहाँ पर कुछ ब्लास्ट होते हैं जिसे सोलर फ्लेयर कहते हैं। वो सोलर फ्लेयर, और अगर हम बात करें जहाँ यानी ज़मीन के ऊपर की सतह की, तो वहाँ से कुछ गैसेस जो है वो खारिज होती हैं। ये दोनों मिलकर इसके इम्तजाज से ये खूबसूरत लाइट्स बनती हैं जिनको नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। और ये ज़्यादातर नज़ारे जो हैं वो आप इतनी दूर से देखते हैं कि आपको इतने ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आते। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि खबर वायरल कैसी हुई, निकली कैसे। जहाज़ के अंदर बेसिकली एक कपल बैठा हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने ये देखा कि उनका जो मंगेतर है वो उस साइड पर बैठा हुआ है जहाँ पर वो ये लाइट्स नज़र आ रही हैं। लेकिन बाद में उन्होंने शुक्रिया अदा किया पायलट का, जब पायलट ने 360 के एंगल से पूरा जहाज़ घुमाया तो इस तरफ बैठे लोग भी और उस तरफ बैठे लोग तमाम तरह इस नज़ारे से मुस्तफ़ीद हुए हैं। तो उन्होंने कहा थैंक्स टू द पायलट, क्योंकि अगर एक तरफ से लेके जाता और सीधा ले जाता तो शायद फिर आधे लोग जो है वो नज़ारा देख सकते और आधे ना देख सकते। तो ये बड़ा एक फैंटेसाइज किस्म का, वैसे मैं तो समझती हूँ कि जो इस फ्लाइट में थे, जितने पैसेंजर इस फ्लाइट में थे, उनका एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो उन्होंने किया है नॉर्दर्न लाइट्स को देख के। और दो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है वो बेसिकली ये है कि आपको हमने अब एनिमेशंस और ऐसी चीज़ें जो कि रियलिटी में बहुत कम देखने को मिलती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लैपटॉप है जनाब, जो 43 इंचेस है और इसकी स्क्रीन जो है वो 43 इंच की है और इसका वेट जो है, गेस व्हाट, इसका वेट है 100 पाउंड्स। और आप देखिए ये जो मुझे टेक्नोलॉजी के और जो गैजेट्स के शौकीन लोग हैं ना, मैंने उनको देखा हुआ है हरमीत, वो इतनी ज़्यादा एसेसरीज़ रखते हैं हर काइंड की जो मार्केट में नहीं आती है या जो नया उनका मॉडल आता है उनके पास कोशिश ये होती है कि सबसे पहले जो है ना वो उनके पास हो। और मैंने लोगों को एप्पल की अगर हम बात करें या किसी भी कंपनी की बात करें, सॉरी ऐसे नाम नहीं लेना था, खैर हमने अगर ऐसा कोई भी है ना, तो मैंने आईफोन रखने वालों को भी या लैपटॉप रखने वालों को भी मैंने हमेशा देखा है कि वो एक रिकॉर्ड चीज़ें जमा कर लेते हैं, फ़ोन्स को भी, लैपटॉप्स को भी, लैपटॉप की एसेसरीज़ को भी। खैर ये भी इसी के शौकीन जो है वो एक कपल है, तो दुनिया का सबसे बड़ा उन्होंने लैपटॉप जो अपने पास रखा हुआ है और ये रिकॉर्ड पता नहीं दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ। खैर ये भी रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए, लेकिन आप इसका साइज़ चेक कर ले। वो साइज़ के लिए उन्होंने पहले बोर्ड्स बनाए हैं, बोर्ड्स के ऊपर साइज़ लिखा हुआ है और उसके बाद फिर लैपटॉप उसके ऊपर रखा हुआ है ताकि आप उसका साइज़ जो है वो एग्जैक्टली मेजर कर सकें। 43 इंच की स्क्रीन है, वाओ, और 100 पाउंड इसका वेट है। काम करने का मजा आता होगा इसमें। वैसे आपकी बात दुरुस्त है कि एक तो चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से बदल रही हैं, लेकिन साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि लैपटॉप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश बंदे की ये होती है कि अगर आपने कहीं जाना है, कैरी करना है अपने साथ, तो फिर उसका जो साइज़ है वो कम हो। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपने दुरुस्त फरमाया कि शौक की बात है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि इस किस्म से एक्सेसरीज जो है वो अपने पास जमा करके रखते हैं और फिर कहीं ना कहीं हर किस्म का। अब यहाँ पे एक दोस्त था जिसके पास मैं देख रहा था कि पुराने ज़माने के उसने रेडियो जो है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जमा किए हुए थे, और चाहे वो मुख्तलिफ़ कंट्री से, ख़ासकर आपको याद होगा कि एक वक्त था कि जापान का जो रेडियो था या ताइवान का जो था वो बड़ा ज़्यादा मशहूर हुआ करता था। तो उसने हर कंट्री का कहीं ना कहीं जो ज़्यादा मशहूर हुआ करते थे अपने दौर में वो संभाल के रखे हुए हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि शौक़ की बात है, बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ़ शौक़ होते हैं और फिर उस चीज़ों को रख के संभाल के रखना। और कहीं ना कहीं अब तो ये है कि वो सारी चीज़ें आप किसी वीडियो या तस्वीर के ज़रिए जो है दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेते हो। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी, ऐसा लगता है कि पूरा LED जो है उसने हाथ में उठाया। हाँ। लैपटॉप तो कम ही LED ज़्यादा लग रहा है। अच्छा हरमीत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि चीज़ें ज़्यादा पोर्टेबल हो और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो गैजेट्स है उसकी तो कोशिश ये होती है। आप देखें ना, टेराबाइट तक तो हमारी मेमोरी आ गई है हमारे फ़ोन्स के अंदर। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमने काम कहीं भी करना है तो या तो वो फ़ोन पे हो जाए बिकॉज ऑफ द मेमोरी और बिकॉज ऑफ द फास्टेंस
जो भी टेक्नोलॉजी आजकल फ़ोन्स में है, या उसके अलावा लैपटॉप भी हो तो कोशिश होती है कि छोटे से छोटा हो यानी पोर्टेबल हो। लेकिन हरमीत आपको पता है काम करने वालों की तादाद इतनी बड़ी है, जो ग्राफिक्स करते हैं या जो फ्रीलांसिंग करते हैं या जो बड़े खामोशी में बैठकर काम करने वाले लोग हैं जिनको ज़्यादा मशीनरी चाहिए होती है। आप कभी उनके घर को या उनके वर्क स्टेशन को विजिट करें तो वहाँ पर ह्यूज स्क्रीन्स लगाई होती हैं उन्होंने, बिकॉज जो एनिमेशन से काम करते हैं, जो फिल्म डायरेक्शन प्रोडक्शन पे काम करते हैं, दे वांट दिस काइंड ऑफ लाइक फुल स्क्रीन्स जिस पर वो काम कर सकें, उसका प्रीव्यू देख सकें, उसकी प्रोडक्शन चेक कर सकें, बारीकियाँ चेक कर सकें। तो इन चीज़ों के लिए पीपल वांट बिग स्क्रीन, जो कि नॉर्मली एलईडी या एसएमडीज यूज़ होती हैं, लेकिन लैपटॉप इट सीम्स टू बी लाइक वेरी प्रोफेशनल एंड गुड। तो ये काम करने की मेरे ख्याल से इनकी ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने ये इजाज़ जो है वो की है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगली खबर जो है वो बेसिकली अंडरग्राउंड लाइब्रेरी की है। अब आप देखिए, आप नॉर्मली हरमीत आपको याद होगा किताबें पढ़ने का रुझान तो अब वैसे बहुत कम हो गया है, लेकिन बचपन में या जब किताबें पढ़ने का तिल्कीन उस्ताज़ा या वालिदैन की जानिब से की जाती थी तो हमारी कोशिश ये होती थी कि नेचर के करीब बैठ के ना, दरख्त के नीचे बैठ के या छत पे बैठ के या किसी ऐसी जगह बैठ के जहाँ पर खामोशी हो और ग्रीनरी हो, वहाँ बैठ कर किताब पढ़ने का ना एक अपना ही मज़ा है। और अगर वहाँ बैठ कर आप नॉवल पढ़ें, खैर मैंने तो पीरे कामिल पढ़ा जब, तो मैंने ऐसे ही माहौल में पढ़ा। मतलब मुझे आज भी याद है कि आप अगर इस तरह का कोई नॉवल पढ़ते हैं जहाँ पर स्टोरी टेलिंग हो, तो आप जिस जगह बैठे हो वो एम्बियंस और वो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अब मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली टोक्यो यानी जापान में ये एक लाइब्रेरी उन्होंने बनाई है, और ये लाइब्रेरी ऐसे बनाई है कि इसके टॉप ऑफ दी ऑलरेडी इस बिल्डिंग के जो टॉप पे है वो ग्रीनरी है, मतलब दरख्त लगे हुए हैं, इट सीम्स टू बी लाइक जंगल समहाउ। नेचर को करीब तर रखने के लिए कि लाइब्रेरी के लिए ख़ासतौर पर किताबें पढ़ने के लिए आपको ऐसा माहौल चाहिए जो आपको नेचुरल फील दे, हवा भी ठंडी, ग्रास, इर्द गिर्द के खूबसूरत नज़ारे। और आपको पता है हरमीत, मुझे ऐसा लगता है वाकई किताब पढ़ने का मज़ा भी नेचर के अंडर द नेचर आप अगर किताब बैठ के पढ़ें। अच्छा, वैसे सोहा अगर हम देखें, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब आप कुदरत के करीब होते हैं और सारे नज़ारों से भी महसूस होते हैं, और साथ में अगर आप बैठें कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे इलाकों में बहुत पीछे हम लोग शहरों से, और कहीं ना कहीं चाहे कॉलेज और स्कूल की लाइब्रेरी है तो वो भी मिन्नत एक तरले करके कहीं ना कहीं लाइब्रेरी से हम खोलते थे, लेकिन जो किताब मिल जाती थी, मेरा ये एक्सपीरियंस होता था कि मेरे घर के पास जो पहाड़ी है या उसके दरख्त के नीचे बैठ जाता था। बड़े कमाल का वो व्यू है, बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है, वहाँ से आप पूरा गांव जो है वो आपको नज़र आता है। और या सबसे खामोश जगह जो है वो हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिकंदर अलेक्जेंडर से लेकर बड़े बड़े ऐसे लोग जो उस इलाके में एंटर हुए, और फिर उनकी जो कब्रें बनी हैं वो बड़ी वो जो मकबरे हैं वो बड़े डिफरेंट किस्म के हैं। तो फिर मेरी उमूमन जो स्टडी है ज़्यादातर मैं वहाँ पे बैठता था, और वहाँ पे ही किसी मकबरे में बैठ गए, क्योंकि वहाँ पे आपको बिल्कुल खामोशी और कहीं ना कहीं दरख्त जो है या हवाओं का जो सिलसिला वो भी चल पड़ता था, और साथ में आप पढ़ते थे तो आपको कुदरत के साथ साथ आप किताब में भी बड़ी गहरी आप सोचते थे, और कहीं ना कहीं वो अल्फाज का जो उसमें चुनाव किया जाता है वो सारी चीज़ें बड़े आराम से आपके दिमाग में जो जहन में है, जो सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ज़ख़ीरा हो जाती हैं। तो ये चीज़ जो है, अगर हम देखें हमारे यहाँ लाइब्रेरी जो इस्लामाबाद में बड़ी बनी है, आप वहाँ पे जाएँ तो भी उस किस्म का माहौल नहीं है जो हम देखते हैं कि बाहर कोशिश की जाती है कि मुख्तलिफ। अब हाँ, नवाज शरीफ साहब के दौर में कुछ लाइब्रेरी खोली गई बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, उसको ई लाइब्रेरी का नाम दिया गया था, और मुख्तलिफ पार्क्स जो हैं, जो रावलपिंडी में बना एक पार्क है, एक दूसरा पार्क जो यहाँ से आगे आप रावलपिंडी से आगे निकलते हैं तो 2-3-4 ऐसे पार्क हैं जहाँ पे ई लाइब्रेरी का सिस्टम था, जहाँ पे आप बैठ के वो जो ग्रीनरी थी उसके नज़ारे से भी महसूस होते थे, और साथ साथ में आप कहीं ना कहीं जो आपकी पसंदीदा बुक है उसको भी पढ़ के आप उसका भी मज़ा ले सकते थे। लेकिन आपको पता है हरमीत, कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी जो लाहौर में है ना, उसके फील भी कुछ इस तरह से है कि आप एंटर होते हैं तो एक खूबसूरत सा पार्क है, उसके बाद वाइट कलर की बिल्डिंग है जो कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी कहलाती है, और वहाँ पर जाकर बड़ी अच्छी फील आती है। लेकिन इसकी खासियत थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए भी है क्योंकि अगर आपने इस लाइब्रेरी तक पहुँचना है तो आपने टॉप से बेसमेंट में जाना है, और टॉप में जब आप जाते हैं तो दरख्तों में और बड़े खूबसूरत से सरसब्ज़ पौधे जो हैं, और उनसे गुजर कर ही वो पाथवे इस तरह से बनाया है कि वहाँ से पूरी फील लेके फिर ही आपकी एक्सेस जो है वो इस लाइब्रेरी तक हो सकती है। तो एक बड़ा अच्छा उन्होंने एक आइडिया ही है। ऑब्वियसली अगर आपने कोई किताब पढ़नी है तो यू शुड प्रिपेयर योर माइंड लाइक पीसफुली, आराम से, सुकून से, नेचर के करीब होके, तो यू फील गुड। किताबें पढ़ने से वैसे बड़ा अच्छा फील होता है। खैर, वी आर डन विद आवर डेली डे। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबसे ज़्यादा बचपन में जो सवाल आपसे पूछा जाता था वो ये था कि आपका फेवरेट मशगला क्या है, यानी आपकी हॉबी क्या है, आप क्या करते हैं। और उस वक्त कोई हॉबी नहीं भी होती थी ना हरमीत, तो हम कुछ ना कुछ बना लेते थे कि चलो सिक्के जमा करने हैं, टिकट्स जमा करने हैं, या सीपियाँ जमा करनी है, या हमारा ये शौक है, हमारा वो शौक है। कोई हॉबी नहीं भी होती थी तो हॉबी बना लेते थे। खैर, लेकिन कुछ लोग वाकई बड़े शौकीन होते हैं कुछ ऐसे मशगलों के जो लाइफ टाइम वो सेव करते रहते हैं। जदीद और कदीम सिक्के जमा करने वाले एक पर्सनालिटी ऐसी है जो कि इस चीज़ के शौकीन भी है, और ऐसे जदीद और कदीम सिक्के हैं उनके पास कि मैं तो देख के हैरान हो गई हूँ। खैर, ये रिपोर्ट है बड़ी ज़बरदस्ती, आप भी देखें, देखकर वापस आएँ, फिर इस पर बात करते हैं। शौक का कोई मोल नहीं, ये कहावत सादक आती है खानपुर के इकबाल सादक पर। शोबा तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाले ये साहिब 28 साल से करेंसी, नोट और सिक्के जमा कर रहे हैं। अब इनके ज़ख़ीरे में खिलाफत उस्मानिया, मुग़ल ताजदारों, ईस्ट इंडिया कंपनी और रियासत भावलपुर समेत 150 से ज़ायद ममालिक और हुकूमतों के कदीम व जदीद नोट और सिक्के जमा हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खिलाफत उस्मानिया दौर, तुर्की दौर और ईसवी दौर के नवादरात और कीमती सिक्के और नोट वगैरह इकट्ठे करता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत वसी कलेक्शन है और मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे जहाँ से भी नोट, करेंसी और इस तरह की कोई नवादरात मिल जाए तो मैं उसको हासिल करने के लिए आखिरी कोशिश तो करता रहता हूँ। इकबाल सादिक के मुताबिक ये मुनफरिद और बेशो कीमत ज़ख़ीरा बनाने में कसीर रकम भी खर्च हुई और वक्त भी बहुत लगा। 3 दहाइयों तक इस शौक़ को परवान चढ़ाने वाले खानपुर के इकबाल सादिक ने अपना नायाब विरसा आने वाली नस्ल को बतौर तोहफ़ा देना चाहते हैं। कैमरा टीम के साथ मलिक नौमान, पब्लिक न्यूज़, खानपुर। अच्छा जी, खानपुर के रिहायशी हैं जनाब और 28 साल से सिक्के जमा कर रहे हैं हरमीत। और खिलाफत उस्मानिया का सिक्का वो देखने में कैसा होगा, मतलब आपको तो देखकर इस रिपोर्ट को इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि इंटरेस्टिंग लगती है बहुत हॉबी। कि आप देखिए, सिक्के आजकल तो वैसे ना पैदा होंगे, आपको पता है, बच्चों को दो वो तो गुस्सा कर जाते हैं, उनको सिक्का दो तो आजकल तो कुछ नज़र नहीं आता। खैर, लेकिन पुराने सिक्के बड़ी कीमत होती थी उनकी। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। और कहीं ना कहीं एक तो उस वक्त ये चीज़ें नायाब थी, लेकिन अब अगर आप देखें अभी तो भी नायाब है, क्योंकि उस वक्त की जो या गवर्नमेंट थी या हुकूमत थी या मुग़लिया दौर की, अंग्रेज़ों के दौर की, तो ज़ाहिर बात है पैसा या इस किस्म की चीज़ें जो थी उसकी निस्बत यही चीज़ें चलती थी। लेकिन अब मुझे याद है कि जब हम पुराना लाहौर उसे कह सकते हैं, जहाँ तंग गलियाँ हैं, वहाँ पे जाके हम शूट कर रहे थे, तो मुझे एक नौजवान मिला और उसने मुझे बताया कि मेरे पास एक बहुत बड़ी तादाद उन सिक्कों की है जो बादशाह अकबर से लेकर उससे पहले सुल्तानेत उस्मानिया। तो मैं उस नौजवान को देख के मैं हैरान हुआ, यानी इन्होंने तो 28 साल ज़िंदगी के दिए हैं और उस नौजवान ने बड़े कम अरसे में इस किस्म के सिक्के जो है, और तारीख़ पे उसकी बड़ी ज़्यादा वो गहरी नज़र थी। और मुझे बता रहे थे कि ये जो गली है, ये जो कूचा है, ये जो महल दिखाई दे रहा है, इसकी फ़लाँ हिस्ट्री है। और वो बड़े ज़बरदस्त किस्म से हिस्ट्री का तालिब इल्म था। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि तारीख़ से जुड़े जो लोग हैं, तारीख़ में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी ख्वाहिश होती कि वो सारी चीज़ें अपने पास रख के आगे जो आने वाली नस्लें हैं या ज़्यादा लोग जो तारीख़ से ज़्यादा तारीख़ में दिलचस्पी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी दिखा सके। क्योंकि हम जब देखते हैं हमें बड़ी हैरानी होती कि हाँ, उस ज़माने में ये सिक्का, ये अशरफी या सोने का जो सिक्का होता था, ये किस किस्म का इस्तेमाल था और किस किस्म से ये दिखता था। तो कहीं ना कहीं मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब मैं पुरानी तारीख़ी इमारतों में जाता हूँ और वहाँ के उनकी किस्से कहानियाँ पहले से चाहे पढ़ी होती हैं, सर्च किया होता है, या जो कोई ना कोई ऐसा दोस्त मिल जाता है जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके ज़रिए पता चलता है, तो बड़ा अच्छा भी लगता है। एक अच्छी सी फील जो है वो आपको आती है। अमूमन ख़ासकर जब भी मैं लाहौर आता हूँ तो लाहौर में गुरुद्वारा आपने देखा, एक तारीख़ी गुरुद्वारा है बिल्कुल उसी के पास। अगर आप देखें तो कल्ला भी है, उस
मस्जिद भी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं और बड़े करीब से बैठ के आराम से देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि यहाँ से भी कभी किसी बादशाह का, किसी उसकी बेगम का, या आप इस किस्म से उनके वज़ीरों का की रेल पहल होती थी, चहल कदमी किया करते थे, उनके जो फौजी थे वो यहाँ से गुजरते थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप वहाँ पे बैठ के फील कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये शौक़ है और शौक़ का कोई मोल नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट काम करते हैं और उनको यही मज़ा आता है कि हाँ ये चीज़ जमा करके कहीं ना कहीं एक तस्कीन जो है वो मिलती है। अच्छा, आपको पता है हरमीत, मैं यही आपसे कहना चाह रही थी ना कि अगर हम हॉबीज़ की बात करें तो जो बच्चे हैं ना, मतलब पोस्ट ऑफिस के टिकट्स हों या रेलवे के टिकट्स हों, बाज़ लोगों को टिकट्स जमा करने का बहुत शौक होता है, लेकिन आजकल के बच्चों की हॉबीज़ तो चेक करें ना कि गैजेट्स की एक रेंज चाहिए। मतलब पहले मॉडल से लेके एंड वाला मॉडल जो है ना वो हमें चाहिए किसी भी गैजेट्स में, वो फ़ोन हो या वॉचेस हो या XYZ। लेकिन पहले की चीज़ें जो है ना, अब ये पहले जो हॉबीज़ हुआ करती थी एक्चुअली उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए भी आपका डेवलप हो जाता था क्योंकि वो हॉबीज़ होने के साथ साथ आपका इंटरेस्ट शो करती हैं इस चीज़ में कि पुरानी चीज़ें होती कैसी हैं। और मेरे ख्याल से इन्होंने नोट भी जमा किए हुए हैं। खैर नोट तो हमें भी कोई थोड़े बहुत याद ही हैं कि जो पुराने 10 रुपये का नोट है वो तो खैर अभी भी चलता है, लेकिन 5 रुपये का भी, 2 रुपये का भी, 3 रुपये का भी, तो खैर वो नोट देख कर ऐसे खुशी होती है कि बचपन में इनकी कितनी कीमत थी, ये मिल जाते थे तो खुश हो जाते थे हम या एक्साइटेड हो जाते थे। खैर पैकेज आपने देखा, ज़बरदस्त सा पैकेज था। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पॉलिटिकल सेगमेंट में बात करेंगे हामिद खान अल-मशरकी साहब से जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है हरमीत के साथ। तो हरमीत, ओवर टू यू। हाँ जी बिल्कुल सोहा, बड़ी खुशी की बात है आमिर खान साहब जो हैं एटलीस्ट इंग्लैंड से हमारे पास पहुंच ही गए और ये बड़ी अच्छी बात है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। भाई एक तो जो हालात चल रहे हैं, कल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को पहले कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, कल फिर जिस तरह फैसला आया तो उसके बाद हमने ये देखा, यानी जितने भी वकला हजरात को मैंने सुना है, एतजाज़ हसन जैसा एक सीनियर वकील जो ये कह रहा था कल एक शो में कि जिस तरह अटार्नी जनरल को अगर हम देखें या हम वज़ीर कानून को देखें, उनके जो बयानात थे उसमें काफ़ी तजाद था। तो उनका कहना था कि इन पर जो है भी मुकदमा होना चाहिए। आप कल के इस केस को, इस फैसले को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अब फैसला हुक्म तो आ चुका है, आपको क्या लगता है कि क्या क्या रुकावटें जो है ये खड़ी कर सकते हैं PDM? बहुत शुक्रिया हरमीत। बात यह है कि देखें, अगर अदालतों के फैसलों का भी एहतराम नहीं करना या उनके फैसलों को भी मुतनाज़ा बनाना है तो ये ना सिर्फ हमारी जमहूरियत के लिए ख़तरनाक होगा बल्कि ये एक गलत रिवायात को जन्म देगा। देखिए सादी सी बात है कि आपने अदालत में मुकदमा लड़ा, हुकूमत ने भी अपना अटॉर्नी जनरल भेजा, इलेक्शन कमीशन ने अपना वकील भेजा, अपना मौक़िफ़ पेश किया और दरख्वास्त के ऊपर जो एप्लीकेंट है उसका भी मौक़िफ़ आया। अब जो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा वाज़ेह फैसला दिया कि उन्होंने कहा जी कि KPK के गवर्नर हैं, क्योंकि उन्होंने असेंबली खुद तहलील की इसलिए मैं उनका इख्तियार है कि वो तारीख दे, लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर, 90 दिन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। दूसरी तरफ उन्होंने जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने सेक्शन 57 इस्तेमाल करके पंजाब के हवाले से तारीख दी तो ये बिल्कुल ठीक करार दे दिया गया, इस हवाले से कोई उबहाम नहीं रह गया। बात यह है कि क्या हम अदलिया के फैसलों को मुतनाज़ा बनाकर खुद अवाम को भी परेशान करेंगे, खुद सिस्टम को भी चैलेंज करेंगे? मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतर होगा अगर अब वफाकी हुकूमत इलेक्शन की तैयारी करे। हाँ, एक सूरत अभी भी नजर आती है जो मैंने 1-2 प्रोग्राम में कही, अगर वफाकी हुकूमत जनरल इलेक्शन का ऐलान करती है तो एक आर्टिकल के तहत 6 महीने पहले कोई और इलेक्शन नहीं हो सकता है। तो उस हवाले से अगर गौर किया जाए तो शायद इस अंदाज में ये 1-2 माह का एक्स्ट्रा टाइम ले सके, मई जून का सुप्रीम कोर्ट के गोश गुजार करके जी कि हम जनरल इलेक्शन यानी सारे इलेक्शन इकट्ठे करवाएंगे। क्योंकि हरमीत, अगर पंजाब और KPK में इलेक्शन हो जाता है और इमरान खान साहब जीत जाते हैं, 5 साल के लिए ये 2 असेंबलियां इनके पास चली जाती हैं, तो समझे कि फिर इमरान खान को PDM के लिए रोकना एक बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। और यही वो सोच विचार है जो आज इस्लामाबाद में इक्तदार के ऐवानों में हो रही है। हाँ, मतलब सर अगर हम देखें जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू हुई। जी सोहा, आप कंटिन्यू करें, मैं पूछ लेती हूँ फिर। जी आप करें अच्छा ठीक है। हामिद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर जनरल इलेक्शन का जिक्र कर लिया जाता है या उस पर बातचीत की जाती है तो हो सकता है कि ये वाले काम जो भी खुद नोटिस केस के बाद फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सर अक्सरियत जो है वो 3-2 की थी। अब ये फैसला तो आ गया, उसके बाद एक नई बहस भी छिड़ गई है, लेकिन अगर हम मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान की बात करें तो ये बुनियाद मरीम नवाज ने पहले रख दी है कि इनकी बात ना मानो वाली पॉलिसी जो है वो उन्होंने आते साथ ही लॉन्च कर दी थी। अगर उनके आप देखिए वो जो उन्होंने खिताब किया है उस
जिसमें ना सिर्फ उन्होंने जजेस साहिबान के बारे में बात की बल्कि तस्वीर भी दिखाई। तो हम कैसे भूल सकते हैं इमरान खान साहब की वो एक स्टेटमेंट जिसके बाद उनको इतना कुछ भुगतना पड़ा है। तो फिर कानून या आइन या तरीक़ाकार तो सबके लिए सेम होना चाहिए। आपने बहुत सही बात की सोहा, यही वो बात है जिसको मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। वो तमाम गिरफ्तारियों पर, वो उन तमाम मुकदमात पर जो इमरान खान साहब और उनके साथियों पर किए गए हैं कि एक जानिब तो छोटी सी बात के ऊपर उन पर मुकदमा कर दिया जाता है। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा का नाम लेने पर इमरान खान को अदालतों में बुलाया जाता है, उन पर मुकदमात चलाए जाते हैं जिनकी पेशियां वो अभी भी भुगत रहे हैं। और दूसरी जानिब जो कुछ हुआ है उस जलसे में, जिस तरह तस्वीरें दिखाई गई हैं मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की और आर्मी जनरल साहिबान की, ये एक इंतहाई गलत रिवायत है। पाकिस्तान इसका मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब वक्त आ गया है कि हर हालत में एक बात समझी जाए और वो ये कि आप सियासत करें लेकिन सियासत को इतना आलूदा ना करें कि अवाम और जो इदारे हैं उन सब के लिए आप परेशानी का बायस बने। और एक और बात यह है कि अब कुछ इदारों की भी जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें, अपना इंसाफ का जो मेयार है वो उसको दिखाएं। और ये लाजमी हो गया है कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो लोगों के जहनों में सवाल उठेगा कि एक के साथ ट्रीटमेंट कुछ और हो रहा है और दूसरे के साथ और हो रहा है। ये माजी में होता आया, अवाम ने और लोगों ने इसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, मुस्तकबिल में भी नहीं करेंगे। और इमरान खान तो बहुत पॉपुलर हैं। हामिद खान साहब, हमने देखा इमरान खान साहब जितने कार्ड खेले, आपको नहीं लगता कि इमरान खान ने जो कार्ड खेले उसमें कोई उसी तरह खातिर खा कोई कामयाबी नहीं मिली? जेल भरो तहरीक को अगर आप देखें तो मैं खुद उसको कवर करता रहा और मैं ज़बरदस्ती वहाँ पे जो कुछ आंटियाँ जो हैं वो चश्मा लगा के तस्वीरें खींच के बाद जो है वो गायब हो जाती थी। कुछ पठानों को बड़े जज्बाती होते थे, उनको मैं ज़बरदस्ती वैन में बैठाता था। मेरा ये काम था कि भाई बैठो, आप लोग आए हो, मेहमान नवाजी आपकी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो किसी और रास्ते से भाग के निकल आते थे। इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो तहरीक थी ये भी मैं समझता हूँ ये इमरान खान साहब का गलत फैसला था। ये ऐसी तहरीक थी जो फायर बैक कर गई है और इमरान खान साहब ने इस मौके को समझते हुए जैसे ही कल ये फैसला आया है तो उस हवाले से जिस तरह से इस तहरीक को ख़त्म करने का ऐलान किया, ये एक तरह से फेस सेविंग ली गई। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं है कि इस तहरीक के अंदर इमरान खान को सियासी तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचा है। देखिए, एक सियासतदान की कई स्टेप्स होते हैं। जैसे इन्होंने कौमी असम्बली में इस्तीफ़ा दिया तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक मतलब दूर फैसलों के लिए थी, लेकिन उसका भी उनको खातिर खा नतीजा नहीं मिला। लेकिन ये जो फैसला है इसने तो बहुत ज्यादा पार्टी को नुकसान पहुंचाया। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जी जो जेल भरो तहरीक है ना, इसके अंदर तो इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। अगर सारी लीडरशिप जेल में चली जाती है तो सियासत कौन करेगा? सड़कों पर जो कारकुनान है उनको मुतहर्रिक कौन करेगा? जो ऑर्गेनाइजेशन है तंजीम की वो क्या करेंगे? इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर्स कौन देगा? तहरीक के बाकी मामला कौन देखेगा? सो इस हवाले से मैं समझता हूँ जेल भरो तहरीक से इमरान खान ने बहुत कुछ सीखा। अब अदालत की बात आती है, सो ने बड़ा अच्छा सवाल आपसे किया कि अदालती मामलात को कि मामला जब अदालत में जाता है तो सियासतदान जो हैं आड़े हाथों ले लेते हैं अदलिया को भी। अब आप देखें कि जो जिनकी नोटिफिकेशन हो चुकी है हाईकोर्ट की जानिब से, ऐसे में स्पीकर जो है वो इनकारी है, उनको दोबारा क्योंकि अपोजिशन लीडर उन्होंने नॉमिनेट किया है शाह महमूद कुरैशी साहब को, लेकिन स्पीकर इनकारी नजर आता है। आप नहीं समझते हैं कि ये भी एक तौहीन अदालत का मामला हो सकता है और मामला फिर अदालत की तरफ जाएगा कि सियासतदान नहीं निपटाएंगे? देखिए, रात को मैं एक इंग्लिश चैनल पे था, मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा अगर इलेक्शन कमीशन या हुकूमत फैसला नहीं मानती तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर इसी तरह स्पीकर फैसला नहीं मानते तो ये वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी और उनको सामना करना पड़ेगा। अब वजह यह है कि चूंकि चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दे दिया है और अगर इस वक्त जो है अगर अपोजिशन लीडर पीटीआई के आ जाते हैं तो फिर चेयरमैन नैब जो है वो वजीर आजम और अपोजिशन की मर्जी से आने हैं। अब वो निगरान हुकूमत से पहले का एक चैलेंज इनको आ गया है और वो ये है कि जो सिकंदर सुल्तान साहब ने रेजिग्नेशन दिया, अब नए चेयरमैन नैब अपोजिशन लीडर की मर्जी के बगैर नहीं आ सकते। इसलिए हुकूमत की कोशिश है कि चेयरमैन नैब की तकर्री तक हर सूरत अपोजिशन लीडर के जो तकर्रुर है उसको लटकाया जाए। लेकिन देखते हैं, हो सकता है आइंदा 1-2 दिनों में जो है वो पीटीआई फिर अदालत में चली जाए और अगर एक बार तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी तो फिर स्पीकर के लिए कोई चॉइस नहीं होगी बट कि शाह महमूद कुरैशी को नॉमिनेट करें। अच्छा सर, अवाम जो है ना, अवाम दे आर डन विद एवरी काइंड ऑफ थिंग बिकॉज अब तो या उनको चेंज चाहिए या कोई तजवीज़ चाहिए। तजवीज़ ना कहीं एक सिस्टम लाने के लिए एक जो पूरा लाहे अमल होता है, एटलीस्ट अवाम जो है मुझे लगता है कि वो कोई भी तहरीक हो, अगर हम जेल भरो तहरीक की बात करें, जेल से जुलूस की बात करें, वो नून लीग का हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, कंपैरेटिवली लोग अब इंटरेस्ट कम लेना शुरू हो गए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस जो है वाहिद वे आउट है टू नो के लोगों के दिमागों में क्या है, वो किसको सपोर्ट
करना चाहते हैं? देखिए सोहा, ये बात अटल हकीकत है कि दुनिया की महज़ब जमहूरियतों में अगर कोई भी सियासी बहरान आता है तो उसका वाहिद हल जो है वो फ्रेश मैंडेट होता है, और वो ही हल नज़र आ रहा है। पाकिस्तान का मुआशी बहरान जो है वो इस सियासी बहरान से जुड़ा हुआ है। जब तक आप सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं लाएंगे, मईशत को इस्तेहकाम नहीं आएगा, गरीब आदमी जो है वो पिसता जाएगा। पाकिस्तान में महंगाई 48 साल फ्रॉम इस्लामाबाद, और आपके पास वक्त थोड़ा सा, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम था, लेकिन इस पर डिटेल में मज़ीद भी बात की जा सकती है। बहरहाल वोट आपका बेसिक राइट है, सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। पहले भी आप बहुत दफ़ा ज़ाया कर चुके हैं। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और आपको पता है कराची से हमने आपको अपडेट करना है। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था कि ओपन लेटर गाड़ियां जो है उसके खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो कराची में शुरू हो चुका है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस भी इन्वॉल्व है, एक्साइज पुलिस भी, और इसके अलावा दीगर महकमा जात जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 11 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस, और इसके अलावा 27 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर स्नैप चेकिंग की जा रही है। 3000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं उन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अब तक की जा चुकी है। इसके अलावा क्या कार्रवाई हो रही है और क्या जुर्माना है, क्या चालान किए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि 3 माह की कैद भी हो सकती है। तो इस क्रैकडाउन पर हम मजीद बात कर लेते हैं। सुनील मंच हमारे साथ मौजूद है, CEO पाकपील से। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर इस क्रैकडाउन को किस तरह से देखते हैं आप? अच्छा, ये मैं जनरली जो है ना हमेशा बात करते होता हूँ कि जो गवर्नमेंट का रूल है वो फैसिलिटेशन ऑफ जो है ना सिटीजन होता है। हमारे यहाँ पे ये जो ओपन लेटर वाला इशू है, हमारा जो एक हम देखें ना, हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, अगर आपके घर में वो आपके सिर्फ 5 होते हैं, तो ये ओपन ट्रांसफर लेटर है, काले शीशों के खिलाफ मुहिम है, और ये पुलिस लाइटों के खिलाफ मुहिम है। मुझे ये लगता है कि थोड़ा मजाक है ये। सिर्फ लोगों को ना एक तवज्जो दिलाई जाती है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। टू द कॉन्ट्रेरी, अगर आप कराची जाना हो, आपका सिंध जाना हो, मैं जाता रहता हूँ बहुत ज्यादा, तो वहां आपको एक साइज की नंबर प्लेट 2-2 साल नहीं मिलती, वो टीन की प्लेट लगा के आप गाड़ी चला रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी एफर्ट है कि शो करने के लिए। आई डोंट थिंक कि इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा। यस, आपको ये कानून नाफिज जरूर करना चाहिए कि अनरजिस्टर्ड गाड़ी ना हो। ये ओपन ट्रांसफर लेटर आप कैसे पकड़ेंगे? मैं हरमजीत साहब की गाड़ी जो है चला रहा हूँ, और मैंने एक उनसे बीच में खुद लिख लिया कि ये अथॉरिटी लेटर है। वो पुलिस वाला बेचारा जो वहाँ पे मौके पे खड़ा होगा, वो 6 अथॉरिटी लेटर चेक करेगा, ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा, क्या करेगा? जी हरमीत। तो सुनील साहब, आपको लगता है कि जिस तरह आपने फरमाया कि अगर हम देखें, अब इस्लामाबाद में भी आप आए होंगे, आपने देखा होगा, तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से काम वही हम लाइनें देखते हैं और लाइनें खड़ी होती हैं, दिन लगता है, पूरा दिन आपको गुजर जाए, बहुत सारे शहरों से लोग आते हैं। तो आपको लगता है कि ये मजीद मुश्किलात बढ़ाने के लिए सारा कुछ छोड़ चुका है? क्योंकि पुलिस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में काले शीशों पर बड़ी पाबंदी और पुलिस खड़ी होती है, लेकिन अगर कोई गाड़ी जो है वो ज़्यादा वहाँ पर बैठा जो ताकतवर बंदा है, शख्स है, जिसकी अप्रोच है कहीं ना कहीं IG तक भी है, तो फिर उसको सलूट करके छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या एक आम आदमी को तंग करने के लिए एक नई कोशिश है, या कहीं ना कहीं इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी? सर परमीत साहब, मैं आपसे इससे ज्यादा एग्री नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, कुडंट एग्री मोर विद यू। हमारे मुल्क में ये जो अफसर-ए-शाही का कॉन्सेप्ट है ना, कि मैं और आप जो है उनके ताबे हैं। आप पासपोर्ट बनाने चले जाएं, आप ID कार्ड बनाने चले जाएं, आप गाड़ी ट्रांसफर कराने लग चले जाएं, उनको, मुझे और आपको लाइन में लगा के जो खुशी मिलती है ना, ये मेरी कलम की पावर है। एंड आई एम नॉट किडिंग यू। मैं कई ऐसे लोगों को मिला जो कहते हैं कि मेरी पावर देखी है, पूरा दिन मेरे से एक साइन के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं। तो ये जो एक है ना कॉन्सेप्ट जो अंग्रेज हमें दे गया है कि जी जो अफसर है उसके कलम में बहुत पावर है और वो आवाम को राया बना के लाइनों में खड़ी करेगा, वो हम 1940s की मूवीज देखते थे, उसमें भी होता था, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आज भी हो रहा है। आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद में ट्रांसफर के ऊपर एक अजीब मज़ाका खेल चीज रखी हुई है कि जी गाड़ी की फिजिकल इंस्पेक्शन होगी। भाई आपने गाड़ी को फिजिकली क्यों इंस्पेक्ट करना है? एक्साइज का सब्जेक्ट ही नहीं है गाड़ी की लीगैलिटी चेक करना। उसने सिर्फ पैसे लेने हैं, फीस रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी उनकी कोई नहीं है। हर चीज में काले शीशों की मुहिम की आप बात करें, मैं हमेशा कहता हूँ हमारी ट्रैफिक दुनिया की बदनज़म तरीन ट्रैफिक होगी, बट आप कभी देखेंगे ना कोई ट्रैफिक का हेड आएगा, उसका पहला इकदाम ये होगा कि जी काले शीशों के खिलाफ मुहिम हो गई, पुलिस लाइट के खिलाफ मुहिम हो गई, फैंसी नंबर प्लेट के जो बेसिक्स हैं उसको सही करने पे कोई नहीं जा रहा। सिर्फ फेसबुक के ऊपर पोस्ट क्रिएट करने के लिए कि जी IG साहब ने, DIG साहब ने ये कर दिया, इकदाम कर दिया। तो ये भी इस तरह का एक मज़ाका खेज इकदाम है। आई डोंट थिंक इससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हासिल होगा।
अच्छा सर, देखिए बातें बहुत रियलिस्टिक हैं, क्योंकि आपकी और हमारी, या कम से कम मेरी और हरमीत की कोशिश होती है कि जो आम आवाम के मसले हैं ना उनको ही एड्रेस किया जाए। हाल बता, इस पर आप मजीद भी आपसे बात करते हैं। अभी बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं और वो शाहराह फैसल पर कराची से लाइव है हमारे साथ। अच्छा, मुझे बिलाल बताएगा, कहा यह जा रहा है कि अब तक 11 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर 20 वक्त एक्साइज के लोग खड़े हुए हैं, और इसके अलावा 27 मकामात जहाँ पर स्नैप चेकिंग हो रही है। 3000 से ज़्यादा चालान भी हो गए हैं। ये तो फैक्ट एंड फिगर्स पहले से हमारे पास है। अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास? बिलाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा सुनील साहब, आप इस पर कमेंट कीजिएगा कि आपने एक बात बिल्कुल ठीक की है कि आप अगर देखें एक चीज़ को बूस्ट मिलता है। लाहौर में आपको पता है एक ट्रेंड आया था कि इतने चालान कर दिए पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने, और ये टारगेट अचीव कर लिया है। और इसके अलावा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में भी ऑन एंड ऑफ हम ये चीज़ें देखते हैं। लेकिन इससे पहले एक मुहिम आपको नहीं लगता कि चलो अगर हमने ऑर्गेनाइज करना ही है अवाम को, जो कि हम समझते हैं कि अवाम नहीं है, सिविलाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो कोई वार्निंग लेटर्स जारी हो, कोई इस तरह से आप ट्रेनिंग सेशंस करें, या इस तरह से आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें। चलो अगर सिस्टम खराब ही है तो उसको नए तरीके से भी अगर आपने ड्राइव करना है तो यू नीड टू डू समथिंग, लाइक इनिशियल तो लेना चाहिए ना किस चीज का, फौरन ही क्रैकडाउन शुरू कर दें। देखिए, मैं तो कहता हूँ ये क्रैकडाउन हो या कोई भी, तो बेसिकली आवाम के जो है ना आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन का, ट्रांसफर का इतना ही शौक और इतना ही दर्द है, तो मैं चैलेंज करता हूँ पूरे पाकिस्तान में किसी एक्साइज में बगैर रिश्वत के आप गाड़ी ट्रांसफर करा के दिखाएं। उफ, नॉट अ सिंगल वन सर, नॉट अ सिंगल वन, नॉट वन। आप करा के दिखा दें, गाड़ी रजिस्टर करा के दिखा दें। मैं आइंदा आपके प्रोग्राम में कभी जिंदगी भर नहीं आऊंगा। आप मेरा आपको चैलेंज हो। नहीं सर, हमारा क्या कसूर है? आप हमारे प्रोग्राम में तो आए, आप कोई ऐसी शर्त रखें जिससे उनको कोई नुकसान हो या उनको कोई फायदा हो आम आवाम का। तो फिर मैं और आप बोलते रहेंगे, चीखें मारते रहेंगे, वो अफसर शाही हैं, वो अगली बारी मैं और आप जाएंगे, हमें 2 घंटे और वेट कराएंगे कि तू बड़ा बोल रहा है ना, आ जा तू। तो पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पे ये एक सिंपल सी बात है, हमारे सर में दर्द होता है, हम पेट दर्द की गोली खा रहे हैं, उससे इलाज नहीं होगा। नंबर प्लेट सही कर लें, ये कर लें, स्नैप चेकिंग कर लें, लोगों को तंग करना है। वो जो मिनिस्टर साहब है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जिन्होंने ये कहा है, उनकी अपनी फ्लीट की गाड़ियां 4 खड़ी करके अपना कैमरामैन भेजें। अगर उन 4 की नंबर प्लेट भी नमूने के मुताबिक, तो फिर भी मेरा नाम बदल दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है सर। अभी बिलाल हमारे साथ है, उनसे जरा ताज़ा तरीन अपडेट ले लेते हैं। अच्छा बिलाल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। ओके ठीक है बिलाल, मुझे ये बताएं कि ये भी कहा जा रहा है कि 3 माह की कैद भी होगी, अब जुर्माना, चालान, कैद, ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्या अपडेट है आपके पास ताज़ा तरीन इस क्रैकडाउन को लेके, जो कि ओपन लेटर को है? जी बिल्कुल, देखिए सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़े क्रैकडाउन का फैसला किया गया था, जिसके बाद महकमा एक्साइज की जानिब से 12 रुकनी जो है वो एक टीम बनाई गई, और उसके बाद तमाम जो रुकन है उनको एक एक इलाका दिया गया है। इस तरह जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 मकामात पर ये चेकिंग का अमल जारी है, और शहर भर में जो ओपन लेटर पर गाड़ियां चल रही हैं उनकी पकड़ दकड़ का भी सिलसिला जारी है। उसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी इनके हमरा है, और उसके अलावा जो चालान करने का सिलसिला है वो भी देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम से हमारी बात है, उनकी जानिब से यही कहा गया कि सिंध हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। उसके बाद से ही ये क्रैकडाउन जारी है, और मुख्तलिफ चीजों पर जो है इस पर गौर किया जा रहा है कि इस मामले पर सजा का क्या तयन किया जा रहा है। उसके अलावा जो जुर्माने आयद कर रहे हैं उनकी रकम कितनी होगी। तो सिंध हुकूमत को जो है उस सिफारिशात महकमा एक्साइज की जानिब से भी भेजी गई है। उसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी इस पर काम कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये तमाम तर चीजें करने की नौबत क्यों आई। मैं आपको बता दूं कि कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में एक गाड़ी जो है वो बरामद हुई थी, जिसमें कहा गया था कि मुमकिन तौर पर दहशतगर्दों ने ये गाड़ी इस्तेमाल की और उस गाड़ी के जरिए ये कराची पुलिस ऑफिस तक पहुंचे। जब उस गाड़ी की तमाम तर तफसीलात हासिल करने की कोशिश की गई तो ये मालूम हुआ कि 2014 में ये गाड़ी जो मालिक था इसका पुराना, उसने बेची थी एक शोरूम को, और उसके बाद से ये गाड़ी ओपन लेटर पर चलती हुई आ रही है, जो कि एक दहशतगर्दी के जो हमला था उसमें समाल हुई। जिसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया और ये कहा गया कि जितनी भी ओपन लेटर्स पर गाड़ियां चल रही हैं वो जो है मालिकान अपने नाम पर कराएं। कराची की कई ऐसी गाड़ियां हैं जो मोटरसाइकिलें हैं, उसके अलावा दीगर जो कार्स यहाँ पर चल रही हैं, तो वो सारी तकरीबन जो है वो ओपन लेटर्स पे ही जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग अब गाड़ियां अपने नाम नहीं करवाते और वो ओपन लेटर पर सालों साल चलाते रहते हैं। लेकिन जब से ये सिंध हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है, महकमा एक्साइज जो ऑफिस है वहाँ पर ये देखने को मिला है कि रश बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब वहाँ ये कोशिश कर रही है
कि गाड़ियां पे अच्छा नाम- बिलाल, लेकिन- मुझे ये बताएं कि हमने देखा है सिंध में काफ़ी अरसा में रहा हूं और अभी कुछ अरसा पहले मैं था बलूचिस्तान में। हमने देखा है जो क्वेटा या बलूचिस्तान से कुछ गाड़ियां जो आती हैं, और ख़ासकर हमने ये भी देखा है सिंध में कि ज़्यादातर जो सरकर्दा लोग हैं, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं पहले भी, और ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट में भी लोग उसमें शामिल हैं, जिनके पास ये गाड़ियाँ होती हैं और नंबर प्लेट्स कहीं ना कहीं किसी और शहर का लगा के वो पूरे शहर में बड़े आज़ाद तरीके से घूमते हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, या वैसे शहरियों को कुछ अरसे के लिए थोड़ा बहुत तंग करके फिर मामला वही होगा जो कराची में हम देखते रहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए शहर भर में नहीं बल्कि मुल्क भर में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां चलाए जाने का इंकशाफ माजी में भी होता रहा है। और अब भी कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर, वहां पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो बाअसर लोग हैं वो चलाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये लग्जरी गाड़ियां हैं और इनकी जो मालियत है वो करोड़ों रुपए में है। तो ज्यादातर ये देखने को मिल रहा है कि ये बलूचिस्तान के मकाम से जो है ये बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल होती है और उसके बाद ये शहर भर में जो है वो दिखाई देती है। कई दफा ऐसा इंकशाफ भी किया गया है कि गाड़ियां जो है वो बड़ी लग्जरी चल रही है, लेकिन उन पर जो नंबर्स हैं वो एक 2 से 3 लाख रुपए मालियत की गाड़ी का लगाया हुआ होता है और शहर भर में ये गाड़ियां दंदनाती फिरती दिखाई देती है। लेकिन जो पुलिस के जो महकमे के अफसरान हैं वो कतराते जरूर हैं, क्योंकि जो ये गाड़ियां होती हैं करोड़ों रुपए की होती हैं और इनमें बाअसर अफराद घूम रहे होते हैं। बस बिलाल, ये जो बाअसर है ना, ये इन बाअसर का ही मुल्क है, ये बाअसर ही ये जो काम कर सकते हैं, इन क्रैकडाउन्स का इन पर कोई असर नहीं होता। सुनील, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? वजह जो ट्रिगर हुई है, जो कॉज बिलाल ने शेयर की है, उसके बाद ही इस क्रैकडाउन का फैसला हुआ है। मतलब क्रैकडाउन होता है किसी वजह से, कि वजह ये बनी है कि जी वो जो गाड़ी जो इस्तेमाल हुई है हमले में वो ओपन लेटर की गाड़ी थी। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ बेसिक्स को सही करने की बात है। जिसमें अभी नॉन कस्टम गाड़ी की बात हुई थी, तो जो शहरी चला रहा होता है उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं। वो गाड़ी ब्लूटूथ के थ्रू तो नहीं आती, बॉर्डर क्रॉस करती है, जिसकी जिम्मेदारी है उसको कभी जिम्मेदार ठहराया। इसी तरह ये जो कह रहे हैं कि ओपन ट्रांसफर लेटर पे थी और आज ट्रांसफर होने के लिए लाइनें लगी हुई हैं, आई वुड बेग यू कि अपनी टीम को भेजें सिंध एक्साइज के दफ्तर के बाहर और वहां जाके लोगों का इंटरव्यू लें। वो आपको बताएंगे कि सरकारी फीस कितनी है, ऊपर की फीस कितनी है। और ये मैं कह रहा हूँ कि वो तो एक अपॉर्चुनिटी है, उसको आप यूज करके मजीद अपनी इनकम बढ़ाई जाए, उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। आप अपनी बेसिक सीख करें। हमारे मुल्क में लोग कहते हैं जी टैक्स नहीं देते, आप एनटीए नंबर नहीं बनवा सकते बगैर रिश्वत के, गाड़ी लोग ट्रांसफर नहीं करवाते, अगर आप ईज ऑफ ट्रांसफर दे दें तो हो जाएगी। मजे की बात है कि अगर सिंध की गाड़ी है तो मैं यहाँ बैठ के ट्रांसफर करवा सकूँ। दुनिया जहान में रिमोट ऑफिस होते हैं, वहां पे नहीं है। वहां पे जी आपको फिजिकली जाना है। इस्लामाबाद की गाड़ी है तो आप क्वेटा में ट्रांसफर कराए तो पहले फिजिकली गाड़ी को लेके आए। वो ऐसे रूल बनाए जाते हैं जिससे एजेंट माफिया और ये रिश्वत है ना, ये ज्यादा चले। और ये भी उसकी कोशिश है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्क माय वर्ड्स, आज की डेट देख लें, 2 महीने बाद भूल चुके होंगे लोग के कुछ हो भी रहा। अच्छा सुनील, एक और बात आपने खुद अपने पॉइंट से एक पॉइंट और उठा दिया आपने। आप जब भी जाते हो ना एक्साइज के ऑफिस, चले एक बात तो बिल्कुल डन है कि बगैर रेफरेंस के अगर मैं भी जाऊँ ना तो मुझे भी वहाँ पे कोई नहीं पूछेगा, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपको। अच्छा, फिर आप हर दफ़ा जाते हैं तो रूल्स चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस दफ़ा ट्रांसफर का कार्ड था, लास्ट टाइम कुछ चिट थी, मतलब इस तरह से हर दफ़ा इनकी पॉलिसीज़ भी चेंज होती हैं। अब सुनील, जो चीज़ें जमा होती चली जा रही हैं, मतलब जिन लोगों ने दरख्वास्तें डायरेक्ट दी हैं, जिन लोगों ने दरख्वास्तें एक जो प्रॉपर पाथ वे प्रोसीजर है उसके थ्रू दी है, उनको तो कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो बारी आती ही नहीं है। पहले उनका काम आ जाता है जो ओवर द ब्रिज आते हैं, जो कि किसी रेफरेंस के थ्रू आते हैं, किसी रिश्वत के थ्रू आते हैं। तो ये सिस्टम तो फिर सर 3-3, 4-4, 5-5 साल लोगों ने, अगर जिनके पास पैसे नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, वो बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये यहाँ पे रेफरेंस कोई नहीं है, रेफरेंस सिर्फ जो है ना नोट है। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, आपको अगर गाड़ी ट्रांसफर करानी है, रजिस्टर करानी है, उसमें एक शेक है जी वेरिफिकेशन की। गाड़ी ड्यूली कस्टम पेड है, ऑनलाइन सिस्टम है। आप वेरिफिकेशन कराने के लिए अगर पैसे नहीं देंगे, मैं खुद गवाह हूँ, 2 साल हो गए हैं गाड़ी की वेरिफिकेशन नहीं आई, गाड़ी रजिस्टर होकर बीच में लटक रही है। आइदर यू पे, अदरवाइज आप जो है वो फिर इस तरह जो मेरी तरह सब्र करें 1.5 साल 2 साल। तो वो आपको लेटर देते हैं कि भाई अगर आप फाइल को पहिए लगाएंगे तो फाइल चलेगी, अदरवाइज आप वेट करते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी है हमारे यहाँ, जो एजेंट कल्चर ये बनाया गया ना। ट्रांसफर की आप बात कर रही थी, पंजाब में बहुत अच्छा सिस्टम आया कि जी बायोमेट्रिक ट्रांसफर है, सीमलेस ट्रांसफर, आप ऐप डाउनलोड करें, बायर सेलर दोनों डाउनलोड कर लें। अब उसमें भी एजेंट माफिया लाने के लिए जी फिजिकली गाड़ी को चेक करेंगे। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि एक बंदा सिंध में बैठ के रिमोटली ट्रांसफर कर रहा है, वो फिजिकली गाड़ी सिंध कैसे पंजाब कैसे लेके आए, इस्लामाबाद कैसे है। तो वहां पे रूल बनाए जाते हैं इन माफियाज को, इन एजेंट को खुश करने के लिए, बिकॉज अगेन पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में कि आपको लोगों से वोट भी लेने हैं, आप लोगों को खुश भी करना है। अगर आप करेंगे तो आपके जलाए जाएंगे। तो यहाँ पे डिजिटाइजेशन को जो है ना वो हमेशा वो किया जाता है।
सिंध में बात हो रही है, कितना ट्रांसफर लेटर की बात कर रहे हैं। आज के अंदर ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो पुराने तरीके से बायोमेट्रिक के बगैर हो रहा है। क्या पाकिस्तान का नहीं है? डिवाइस नहीं मिलती, सड़कों पर रोक के लोगों को 11 नाके लगा रहे हैं, तो 4 बायोमेट्रिक डिवाइस खरीद लें। ठीक है सुनील, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सुनील साहब, आप जिस तरह फरमा रहे हैं, बिलाल अगर हम आपका भी देखें, शुक्रिया। हरमीत, हमने क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन रूल्स और पॉलिसीज जो है वो आवाम को या आम आदमी को जो बेसिकली है वो हमने करना ये होता है कि हमने फैसिलिटेट करना होता है आम आवाम को। लेकिन हम क्या करते हैं, इन पॉलिसीज़ और इन रूल्स के तहत मजीद मुश्किल कर देते हैं आम आवाम की। जब कोई भी वे आउट नहीं निकलता तो फिर रिश्वत या रेफरेंस, ये 2 वाहिद चीज़ें जिससे आपका काम हो जाता है। सो ये बेसिकली क्रैकडाउन जिसके हवाले से हमने आपको अपडेट किया है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली बात तो हमने इस चीज़ के बारे में करनी थी कि 25% GST बढ़ाने के लिए तमाम तर तजवीज़ जो है वो मुरतब कर ली गई हैं। और तो बिजली बढ़ेगी, महंगाई ज़्यादा होगी, लेकिन अभी एक और ब्लास्ट हुआ है, और वो ये कि आपका 14 रुपये मज़ीद इजाफा हुआ है डॉलर की कीमत में। तो ये जो एक बूस्ट एकदम से आया है, पहले भी ग्रेजुअली हम देख रहे थे, लेकिन अभी भी खबर आई है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर हुसैन जावेद माहिर माशियात हैं हमारे साथ आज मौजूद हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर किस चीज़ के बारे में बात करें और किस चीज़ के बारे में ना बात करें? 25% GST, इसके बारे में हमने बात करनी थी। बिजली महंगी होगी, अशिया ज़रूरियाँ महंगी होंगी, और अब डॉलर जो है 14 रुपये फिर महंगा हो गया, कदर और भी ज़्यादा गिर गई है रुपए की। और वो हमें जो किस्त जिसके लिए हमने इतनी तगोदो की है सर, वो किस्त नहीं आ रही, क्या करें उसका? वो किस्त अभी तक आएगी भी नहीं, और इसके अंदर मजीद डिले होगा। आपकी डिरेलमेंट ऑफ आपकी जो जमहूरियत है उसकी वजह से। तो जमहूरियत के तमाशे आपके चलते रहेंगे, और जितनी आपकी इंस्टेबिलिटी आपकी ये सियासी जमातों की रहेगी, उतना IMF प्रोलॉन्ग करता रहेगा। मैंने आप ही के प्रोग्राम में कई दफ़ा ये बताया था कि आज आपने अभी ब्रेक किया है 14 रुपये, तो मैंने आपको कहा था ये 300 से ऊपर का डॉलर जाएगा, और सारी प्राइस जो है बढ़ेंगी। 5 रुपए जो है वो पेट्रोल प्राइस को इन्होंने कम करने की कोशिश की थी। ये पॉलिटिकल स्टंट है, तो ये पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे 10 रुपए और भी कम कर दे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से एक गाल के ऊपर ये थप्पी देंगे और दूसरी तरफ से जोर से थप्पड़ मारे। जी, ये मामला आपके शुरू रहेंगे, और ये इसी तरीके से पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो नीचे चलते जा रहे हैं। मैं एक्सचेंज रेट की क्या बात करूंगा, एक्सचेंज रेट आपका रह नहीं गया। दूसरी, आमतौर पर ये बात की जाती, अगर हमने ऑयल के ऊपर अगर कतर से बात करनी है या हमने रशिया से बात करनी है, जो इंपोर्ट ही हो रहा है ऑफ कोर्स, सो हम उनकी करेंसी में बात करें, तो एक तरीका कार ये हो सकता है मैनेजमेंट IMF अल्टरनेट सोल्यूशन टू IMF की ऊपर बात करें, अपग्रेडेड वैल्यू हो, और उतनी हो कम से कम जितनी युआन की है या आपकी जो दरहम की है, उसमें हम कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं तो दरहम में डील हो रहा है, युआन में डील हो रहा है। तो आम तौर पे जो पेट्रो डॉलर है, आवाम के लिए आसान लफ्जों में बता दूं कि पेट्रो डॉलर यही से शुरू हुआ था। उसकी तारीख भी यही है कि अमेरिका के पास वैसे रिजर्व खेलने के तो थे नहीं, और ना ही उनके पास सोना वाफर तादाद में था, ना तेल इस तादाद में था। तो पेट्रो डॉलर उन्होंने एक ऐसा एक चीज तजवीज की जिसकी वजह से सऊदिया का तेल था और अमेरिका का डॉलर था। तो बहरहाल वो फैलते हुए पूरी दुनिया के तेल के ऊपर तकरीबन काबिज हो गए। सो अब हालत ये है कि आप पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरीके से इंपोर्ट नहीं कर सकता। हमें डॉलर की अशद जरूरत है। जब तक मुल्क के डॉलर नहीं आएंगे, और इम्पोर्ट्स ऑफ कोर्स आप किस तरह बंद कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्ट्स अब बंद हो गई हैं। आपकी जो रिजर्व्स हैं, इसके अगेंस्ट में कोई भी डॉलर, कोई भी अशिया, कोई भी चीजें आपके मुल्क में नहीं आ सकती। अभी आपकी जो है वो एनिमल फीड जो है वो आपके पेट्स की हो या एनिमल फीड हो, वो भी नहीं आ सकेगी। इस तरह लग्जरी आइटम तो बड़ी दूर की बात रह गई। आपके पास जो है वो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी नहीं आ सकती। फिर मेडिसिन के केमिकल्स हैं वो नहीं आ सके। तो 1.19 आपका जो है वो पिछला नहीं हुआ। फैसिलिटी मांगी थी अंडर द SLA, तो SLA के तहत जो आपने मांगा था
वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी आएगी $7 बिलियन की, तो रिजर्व में थोड़ी सी आपको जो है वो इत्मीनान बख्श बातें आती जिसके ऊपर आपके लोग जो हैं वो बात ना करते। लास्ट आप ही के प्रोग्राम के अंदर पावर शो में जो पब्लिक आता है उस पर जो है वो रोहेल असगर साहब थे, उन्होंने बड़ी सख्त बातें की कि ये जो इकोनॉमिस्ट हैं ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ पर जो है वो सज धज कर आ जाते हैं और मुल्क के बर्बादी की दास्तानें बताते हैं। तो अब आपको ये बताएं कि आपकी तालीम कितनी है। आप लोगों ने FA और मैट्रिक के अंदर बदमाशी शुरू की और फिर उसके बाद MNA बन के आज पाकिस्तान की जो मईशत के जब फैसले किए तो आज आपने पाकिस्तान को 30 सालों में यहाँ पे पहुंचा दिया कि हम टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बात करना पसंद नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हम देख रहे हैं कि सियासतदान जो अपनी सियासत में लगे हुए हैं, बीच में मुल्क की अगर बात करें तो तबाही मची हुई है। साथ में आपसे जानना चाहेंगे सर, IMF का मामला जो है वो डिले से डिले होता चला जा रहा है। इसकी हमने माजी में कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन अब आप देखें कि बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हुकूमत ने उन सारी चीज़ों को मान भी लिया और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई है, चीज़ें बढ़ भी गई हैं। और फिर IMF की जाने से अब ये कहा जा रहा है कि अब दोस्त ममालिक से कर्ज मांगे, लेकिन दोस्त ममालिक को अगर हम देखें चाइना के अलावा कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है। तो इस सूरत हाल को आप क्या देखते हैं, क्या वजह है कि IMF पीछे से पीछे होता चला जा रहा है? क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या बैनुल-अक़वामी जो पॉलिटिक्स में घिरा हुआ पाकिस्तान है या उसके खिलाफ जो पॉलिसीज चल रही हैं, क्या उसमें हम गिरते चले जा रहे हैं सर? अच्छा हरमीत, आप एक तो मैं आपको फॉलो बहुत करता हूँ क्योंकि आप जो है वो स्ट्रीट के ऊपर जो लोगों से इंटरव्यूज भी लेते हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास प्राइमरी डाटा होता है। आपने देखा होगा कि जैसे अवाम जो है वो अनसर्टेनिटी का शिकार हो चुके हैं, इसी तरीके से आपने अवाम से जब राय लेते हैं, ये इसको प्राइमरी डाटा मेरी तरफ से कहते हैं कि आप जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो एक्चुअल आपने देखा होगा कि कमोडिटी आपकी जो है और इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन आपकी तकरीबन 30 पे पहुंच गई है। 27 कहते हैं लेकिन एक्चुअल 30 है। और कमोडिटी जो है वो तकरीबन 50 के करीब पहुंच जाएगी और ये 60 के करीब पहुंचेगी। तो आप सोचेंगे कि दालें जो हैं वो कोई दाल भी आपको 500 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगी और चिकन आपको 900 रुपए से कम नहीं मिलेगा। ये मैं अगले तकरीबन 15 दिन की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो अब आपने पूछा IMF की डील की, तो इसहाक डार साहब के मेलोड्रामेटिक मामलात की वजह से आपको रतन पोर्टर ने पहली दफा तारीख में पहली दफा किसी को कहा कि मेरे जाने के बाद कोई भी पब्लिक मीटिंग कॉल अप ना की जाए और मीडिया पर आकर पाकिस्तान आवाम को बेवकूफ ना बनाए। और तीसरी उन्होंने कहा था कि ये जो रिहेबिलिटेशन के नाम के ऊपर जो है आप जो फ्लड फंड है उसके ऊपर लोगों से GST टैक्स के अंदर शामिल ना करें। इन्होंने सब वो बातें कर भी दी। और इसहाक डार साहब की जो इमेज है, रतन पोर्टर जो है वो हैं चीफ ऑफ IMF, उन्होंने वहां जाकर जो रिपोर्ट दी है, तो ऑफ कोर्स इस हुकूमत के ऊपर बिल्कुल रिलाय नहीं करते जिस तरीके से पाकिस्तानी नहीं करते। तो इस अनसर्टन कंडीशन की वजह से ऑफ कोर्स IMF देख रहा है कि किसी ना किसी ये सर्टन सिचुएशन में पहुंचे। इंटरिम गवर्नमेंट की जो आई है वो भी उसकी पूरी दुनिया के अंदर कहीं कनेक्टिविटी नहीं है। कम से कम आपका वजीर खजाना कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉबीज में, इंटरनेशनल मामलात के अंदर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कहीं ना कहीं तो जाता हो ना। तो अब आप देख लें कि आपकी ऐसा है कि बहुत बेहतर ये था कि कम से कम उनकी लाइन ऑफ उसको। अच्छा डॉक्टर स्नैन, ये बताइएगा कि अभी हम चलिए इस सारे में तो बात करें बिकॉज डॉलर की प्राइस एकदम बढ़ी है, तो ये खबर शो के दौरान ही आई तो हमने इस पर आपका कमेंट लिया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मुझे पता है कि आपके सवाल का, मेरा इस सवाल का जवाब यही होगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन टेक्निकलिटीज़ क्या हैं? 25% GST लगाने की जो बात की जा रही है, आपको पता है उसके बाद ये तजवीज़ जो है वो तैयार कर ली गई हैं। इससे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा ये तो सवाल नहीं बनता, कितनी चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी? अच्छा, थोड़ा सा मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल इशू है, वो क्लियर होता है तो वो लाइन पे दोबारा आते हैं, तो उनसे यही सवाल करते हैं। हरमीत, एक बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की, जो कि मैं कहती हूँ प्रोग्राम में कि आपका इंटरेक्शन कंपैरेटिवली लोगों से ज़्यादा होता है। ये 25% जो GST है ना, इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा अभी हमें हो नहीं रहा, क्योंकि जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी अभी सिर्फ तजावीज़ जो है वो दी गई हैं और आपको पता है कि डॉलर फिर 14 रुपये महंगा हो गया। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं इससे हम सूरत हाल बद से बदतर होती चली जाएगी।
देखिए हमारे मुल्क में एक चीज़ आपने भी देखी है, हम सब ने बचपन से ही देखी है कि यहाँ पे जो अमीर है ना, आप उसके असासे निकाल के देखें, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कमी के बजाय वो इजाफा हो ग्रोथ रहा करती है। जा रही है। इसी तरह आम आदमी जो है वो गरीब से, कभी हमने ये नहीं देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने कभी कोई ऐसी कोशिश की हो कि हमारे आम आदमी को, एक गरीब आदमी को उस नहज तक पहुँचाए ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा होकर अपने अपने घर को, अपनी फैमिली को संभाल सके। उमूमन यही होता चला जा रहा है, और जो हुकूमत की जानिब से जिस किस्म की चीज़ें आ रही हैं और जो तजावीज़, जाहिर बात है IMF के पास हम कई दफ़ा गए और हाथ जोड़ के गए। अब इस बार जो हालात हैं, डॉक्टर साहब ने बड़ी दुरुस्त बात की और मैं उससे सहमत इसलिए हूँ कि IMF जो चीज़ें देख रहा है, जो उनकी जो टीम आई थी, यहाँ पे तजाद पाया जा रहा है, क्योंकि कोशिश यही की जा रही है, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से उनको ये समझ नहीं आ रही है कि अगर इस हवाले से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब कहिएगा, मेरा सवाल आपसे ये था कि मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी, बल्कि ये सवाल करने से पहले मुझे इसका जवाब जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि महंगाई मजीद ज़्यादा होगी। टेक्निकल बुनियादों पर जो है वो क्या होगा? 25% GST बढ़ाने की बात की जा रही है, तजावीज़ मुरतब कर ली गई हैं, वो दी जा रही हैं। हालात कितने मजीद ख़राब हो सकते हैं इससे? देखिए ये है, और हरमीत भी अभी बता रहा है, बल्कि हरमीत क्योंकि आजकल मेरे फेवरेट इसलिए क्योंकि ये प्राइम कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक आप काम करके देख लें कि जैसे ही डिफॉल्ट से उन लोगों को फायदा होगा। आप ये जो पहले से कार्टेल बना रहे थे, जो आटा बेच रहे थे, और जो फ्लोर मिल्क मालकान है, वो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो आप ये देखेंगे कि हर वो पहले से ऑलरेडी, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से ऊपर के लोग हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को समझ लें कि 150 जो है वो करोड़ से लेकर 8 करोड़ तक अगर बिजनेस है तो वो अमीर लोग नहीं हैं। तो अगर इससे ऊपर अगर चले जाएं तो ये 1% अशराफिया, ये जो दूसरे मैं 2% अशराफिया करता हूं, तो क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्टिविटी तो ऑलरेडी है नहीं, तो टोटल ब्लैक मार्केट शुरू हो जाएगी, और ब्लैक मार्केट से ये लोग और अमीर हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से जितने क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर है, यानी जितने लोग ड्यूटीज को बचाते हैं, जितने लोग अलग तरीके से चीजें लेकर आते हैं, यानी जितने कोयटा के रास्ते से मेडिसिन लेकर आते हैं। आपको एक और खतरनाक बता दूं जो कि मईशत का ही सब्जेक्ट बनता है, कि क्लैरिसिड अगर आप जो लें कोई मेडिसिन, आप किसी आम मेडिसिन से ले लें तो आपको 6 दिन हो जाएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। वही क्लैरिसिड जो आमतौर पे आप लोगों को इन्फेक्शन के लिए या फ्लूमॉक्स मेडिसिन चाहिए होती है, या एमॉक्सल चाहिए होती है, या एक एजोमैक्स आ रही है, ये मेडिसिन जो आपको चाहिए होती है, तो अगर क्लिनिक से आप लें तो 1 दिन में फर्क पड़ेगा उसकी मेडिसिन, क्योंकि उसके अंदर वो गड़बड़ कर नहीं सकते अपने ब्रांड की वजह से। बाकी हर लोकल मार्केट से कहीं से भी आप उठाएंगे तो मेडिसिन नकली आ रही है, और ये सारी की सारी जो है ये धंधा यहां से बढ़ेगा, और मार्केट के अंदर जो है वो इस तरीके से फैलाव होता ये लोग मजीद अमीर हो जाएंगे। तो याद रखिए, पाकिस्तान और जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग और जो सियासतदान होते हैं, ये सारे के सारे एक चीज तो क्लियर करें, वंस फॉर एन ऑल। वंस फॉर ऑल ये क्लियर कर लें कि जो MNA MPA ये अवाम की खिदमत का नारा जो लगा के जाए, और जो सेनेट के ऊपर बैठता है, ये 70 करोड़ रुपया लगाकर जब ये जाते हैं तो इन्होंने पैसा बनाना है, इन्होंने LNG के परमिट लेने हैं, इन्होंने मेडिसिन के परमिट लेने हैं, इन्होंने लाइसेंस लेने हैं, इन्होंने जाली असला बनाने के इन्होंने लाइसेंस लेने हैं। तो यू जस्ट नेम इट, मैं आपको बताता जाऊंगा। गरीब क्या होगा? मोबोक्रेसी होगी। खान साहब अगर जो है वो जज्बाती ना होते और शुरू में ही जाकर इन जाइंट्स को ना पकड़ते, और ब्यूरोक्रेसी के बड़े बेईमान क्लर्क जो बैठे हैं उनको अगर हाथ ना डालते, तो फौरी तौर पे इनको पकड़ने के बजाय ग्रेजुअल तरीके से करते, तो आज हमें फौरी तौर पे अजाब में ना डलते। तो क्या हुआ कि वो माफिया जो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, इनको कोई भी नहीं तोड़ सकता। आप ये माफिया देखें ना जी, वो माफिया जो मियां शरीफ साहब से शुरू हुआ था, और वो हर 200-300 लोग जो थे वो उनका एक उन्होंने बनाया हुआ था। उनकी इकोनॉमी बड़ी जबरदस्त थी। वो क्या करते थे, मैं नाम चंद लोगों के नहीं ले सकता, चुनाचे वो कुछ केडर्स के ऐसे लोग थे, मतलब खासतौर पर पुलिस का तो मैं ले सकता हूँ, बाकी उनका मुझे पता नहीं। अच्छा, एक मर्सिडीज उनको भेज देते थे, आईवी में किसी ने पढ़ना होता था तो उसको भेज देते थे, और हर हफ्ते जो है वो फ्रूट्स की जो है वो, और ड्राई फ्रूट की जो है वो एक डबल कैबिन आता था, और सबके घरों के अंदर वो होकर जाता था। इनमें सब लोग ही शामिल थे, आप गवर्नमेंट में, यू जस्ट नेम इट, तो मैं नाम नहीं लेता। इस तरीके से ये समझ लें कि वहां से उन्होंने सिलसिला शुरू किया।
और मलिक रियाज तक पहुंचा। और आज आप जिधर देखेंगे कि जितने भी आपकी जो है वो खेत खलियान उड़ा के रख दिए, उधर खालिस्तान मूवमेंट चल रही है, उनको तो अपनी शर्म हया आ गई है। लेकिन हमने अपनी सोसाइटीज बनाने दी, हमने बंजर जमीन को ड्रिपिंग नहीं की। हमारे पास हजारों सैकड़ों आइडिया, हम तो लड़ रहे हैं, हम रोज आपको मैं बताऊंगा आपको बातें, लेकिन आप मेरे से आपका शो इसलिए नहीं चलेगा। मैं आपको बुरी बातें बताऊंगा कि अगली दफा हम आपके जो है वो 44,000 जो कमा रहा है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है, ये आपका प्रोग्राम हिट नहीं करेगा। और ये हिट करेगा, लेकिन जब मैं आपको ये बताऊंगा डॉक्टर साहब आपकी बात दुरुस्त है कि सच बातें अगर आप बताते हैं तो हमारे अवाम को भी अच्छी नहीं लगती है। कहीं ना कहीं आपको पता है कि मैं हाथ भी जोड़ता हूँ डॉक्टर साहब, यही प्रोग्राम मुश्किल से मिला है वो बंद ना हो जाए। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब अगर हम देखें जो सिचुएशन है, हम जाते हैं फाइजर की कंपनी को देखें, GSK को देखें, बहुत सारी चीज़ों को देखें, तो आहिस्ता आहिस्ता बंद होती चली जा रही है। हम आपने देखा फैसलाबाद में एक वक्त था कि इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही थी टेक्सटाइल की, अब वहां पे वो भी बंद पड़ी है। स्टील मिल की जो हालत है वो भी आपके सामने। तो कैसे देखते हैं सारी चीजों का, ये सारा कुछ बंद हो जाता है, बोरिया बिस्तर लोग बांध के निकल जाते हैं, तो फिर एक बेरोजगारी की शरह और क्राइम की शरह, उसमें इजाफा कितना आप देखते हैं? क्रिमिनलिटी एंड ओवरऑल क्रिमिनलिटी, कोई मोटिवेशन नहीं है। अब आप लोगों ने, मैं कभी जिंदगी में इसके बारे में क्वेश्चन नहीं किया था, मैं इसका नाम नहीं लेता था, मैं हमेशा PMP प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटरनेशनल पढ़ा देता था और सारे ये कहते थे कि आप इसमें से लाखों कमा लेते हैं, तो आप कभी मोटिवेशन क्यों नहीं देते? मैंने कहा मोटिवेशन में आपका कासिम अली शाह जो BA पास है, नालायक आदमी है, पाकिस्तान सारी दुनिया जो है वो नालायक को पसंद करती है। चुनाचे आप उससे ये बातें पूछे और आप एक नालायक को लेकर आए, फिर आप उससे मोटिवेशन पूछें और उससे पूछें कि आप मईशत चलाकर दिखाओ। तो मैं आपको सिंपल ये कह रहा हूं कि उसका एक ही तरीका है, कॉटेज इंडस्ट्री बनाएं, लोकल प्रोडक्शन के ऊपर गौर करें, ड्रिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर काम करें, और लोकल प्रोडक्टिविटी से जो लोकल इंजीनियर्स हैं सारे के सारे पोस्ट डॉक करके तो बाहर जा रहे हैं। PhD 5,000 PhD मेरी नजरों के सामने जो है वो ख्वार हो रहे हैं। उनको एक PhD को मैंने पिछले दिनों 25,000 पे रखा है। तो मैंने कहा चलो तुम्हारा और तो कोई काम नहीं है, तो इस तरीके से मेरे साथ रहा करो। तो बहरहाल ये PhDs का ये हाल है, लेकिन उसको भी कमाल का काम है। तो वो PhD साहब जो है वो 1-20-70 सही से नहीं लिख सकते क्योंकि ChatGPT आ गया, तो वो खुद अपना माइंड जो है वो अप्लाई भी नहीं कर सकते पॉजिटिव चीजें। तो मोटिवेशन से ये जो आपने मोटिवेशन स्पीकर का हाल तो देख लिया, और ऊपर से BA पास हो, और ऊपर से उसने कुछ ना किया और कोई मामलात ना किया, और गवर्नमेंट के मामलात में और एक दूसरे की लाला करके। तो मैं अपने जवानों को ये कहना चाहता हूं कि एक और चीज याद रखें कि एक सतह से ऊपर कर्जे हो जाएं, अब हम उस सतह को क्रॉस कर गए, अब हमारे पर पूरी दुनिया की लैंडिंग एजेंसीज हमारे पे यकीन नहीं कर रही, हमें वो पैसा इसलिए नहीं देंगी क्योंकि हमारे पास जितने भी आपके खाली लैंड रह गई है, ना आपके पास कोई रिफाइनरी है, ना आपका आप मुझे बताएं PIA जो है तो आपके एक फ्यूडल लॉट के घर से भी छोटा है। पूरी दुनिया में हमेशा लोगों के एयरपोर्ट और जो ट्रेन्स हैं और ट्राम्स हैं वो बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर होती हैं और घर छोटे छोटे होते हैं। पाकिस्तान में मुझे चाइनीज डेलीगेशन आया, उसने कहा पाकिस्तान वाहिद ऐसी जगह है जिसका गंदा तरीन एयरपोर्ट है और अजीम तरीन घर है। तो यही पाकिस्तान का एक सिस्टम है जिसके अंदर रिफॉर्म्स कभी नहीं आ सकते। एक और चीज़ ऐड कर लें इसमें, एक कॉमन प्रैक्टिस ये भी है, या हम सुनने में हमें मिलता है कि पाकिस्तान की जो है ना वो अवाम अमीर है और हुकूमत गरीब है, और ये वाकई सच भी है। हमारे पास बड़ी एग्जांपल्स हैं, आप टिम हॉर्टन की देख लें, मैं तो देख रही हूँ हैरान हो रही हूँ, गुलबर्ग में 2 ब्रांचेस और खोल ली उन्होंने, मतलब एक लाहौर के अंदर 3 ब्रांचेस खोल ली उन्होंने, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको भी पता लगा कि पिछले 60 साल में हमारी कोई इतनी अर्निंग नहीं हुई किसी मुल्क में भी जितनी पाकिस्तान में हो गई है। तो आम अवाम जो है कितना हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं स्टेटमेंट को भी, जैसी राया वैसे हुक्मरान। अब आम अवाम, अभी सुनील मन से बात की है, फिर मुझे याद आ जाएगा वो जो आप देखें मैक्सिमम केसेस है, मैं उसको रिपोर्ट करने तो बैठा नहीं, ये आपके कासिम अली शाह ने ऐसी मोटिवेशन दी है कि लोग बच्चे जो हैं वो अपने बाप के बटवे पे से पैसे चोरी करते हैं, गाड़ी चलाने लगे तो नीचे से इंजन गायब होता है, टायर नए उतार के पुराने लगा देते हैं। इसी तरीके की मोटिवेशन सीख के वो जो है ना वो कहते हैं ना वो टिक डॉलर और आपने चुटकी बजाय मिलियनेयर हो गए। तो फिर वो टिम हॉर्टन ना बैठे तो क्या बैठे। तो आपने ये याद रखें कि जितनी नालायक कौम होगी उसके पास इनोवेशन बहुत ज्यादा होगी। ये टेक्निकल बात बता रहा हूं मैं, और ये इंटरनेशनल साइकोलॉजिकल रिसर्चेस हैं। तो जितनी क्रिमिनलिटी अब आप बढ़ने वाली है उसको आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितने ज्यादा बनेंगे। आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द में कुलीग सारे के सारे देखेंगे ये आपके जो बच्चे हैं और आपकी नस्ल के बाद से जो बाद में है,
यानी इनको जेनजीज भी कहते हैं, कुछ इनको अल्फा जेनजी कहेंगे, और जो जनरेशनल गैप्स हैं और जो इससे पहले के लोग हैं जो 83 में पैदा हुए थे, वो तो फिर काम के हो जाएंगे। जो अब नई नस्ल आपसे जो अभी की 18 या 20 के होंगे, वो आप हैरान होंगे कि इतने थके हुए हैं, सारा दिन इस तरह से वो फिर रहे होते हैं जैसे उन्होंने दुनिया में बहुत काम कर लिया। वो काम नहीं कर रहे होते, बेसिकली वो आइडिया सोच रहे होते हैं। सर आप अंदाजा इससे लगा लें कि इस वक्त टॉप ट्रेंड जो ट्विटर पे चल रहा है वो हरीम शाह चल रही है। यानी अंदाजा हमारी जनरेशन का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो हरीम शाह नामी खातून है जो जानबूझ के कोई ना कोई वीडियो जो है उसको पता है कि कंट्रोवर्शियल कैसे अपने आप को बनाना है और रहना है, तो अंदाजे से लगा लें कि लोग उसी ट्रेंड में बिजी हैं। तो सर आप इंडिया को देख लेना, इंडिया में आपको राखी सावंत का तो पता होगा, कोई ना कोई ऑन एंड ऑफ ऐसा क्लिप आता रहता है जो कि क्लिप ना सी उनकी हरकतें इस तरह की हैं। लेकिन आप इस वक्त हमारा क्राइटेरिया चेक करें कि टॉप ट्रेंड, सही कह रहे हैं हरमीत कि वो इस वक्त ट्विटर पर हरीम शाह चल रहा है, जबकि मुल्क की माशी सूरत हाल का सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। एक तो आप मेडिसिन का कीजिए कि ये मेडिसिन के साथ क्या क्या फ्रॉड कर रहे हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा, ये जितनी भी यहाँ पर कंपनीज हैं उनको देख लें, सुहा तो इंटरव्यू खैर करती हैं आप, इनके वो बिहेवियर्स आप जो आज की यूथ के बिहेवियर्स हैं। अच्छा, अब यूथ को उन्होंने क्या किया, इतनी पॉलिटिकल यूथ आपने देखी थी, मैं पूरी दुनिया में घूमता हूं, मैंने अमेरिका में देखा है, उसको प्रेसिडेंट का पता नहीं होता, इलेक्शन कब हो रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखें कि आपको ये फिक्र होती है कि हमने यूनिवर्सिटी करनी है तो यूनिवर्सिटी के पैसे हमारा बाप नहीं देगा। सर आप एक और चीज ऐड कर लें सर, देखिए यहाँ पर पॉलिटिशियंस को ग्लैमराइज भी तो कितना करते हैं ना। मरियम नवाज इज अ पर्सनालिटी, इमरान खान इज ए क्रिकेटर, तो वो देखिए फेंटिसाइज करके ग्लैमराइज करके आम वाम की दिमागों में इंडल्ज भी तो किया हुआ है ना कि पॉलिटिकल्स लाइक दे आर नॉट पॉलिटिशियंस, दे आर सेलिब्रिटीज, सो दैट्स व्हाई उनका इतना इंटरेस्ट उसमें डेवलप करते हैं। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो बात अगर यूनिवर्सिटी उनको पढ़ी होती और पैसे की पड़ी होती कि कमाना कहाँ से है, उनके पास एथिक्स होते, मोरालिटी होती और इज्जत के साथ कमाना कैसे है। अल कासिब हबीबुल्लाह क्या होता है, हर मजहब के अंदर हर मजहब के अंदर कहा गया है कि जो कमाने वाला हाथ होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो अब आप लोग जो है वो शॉर्टेस्ट, एक होता है शॉर्टकट, एक होता है छोटा शॉर्टकट। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इकोनॉमी के अंदर अगर आप बता सकते छोटा शॉर्टकट क्या है, तो वो उसके लिए फिर एक ही इकोनॉमिस्ट है, मैंने आपको बताया, तो वो है कासिम अली शाह, उसको बुला लें। चलिए सर कासिम अली शाह से आगे बढ़ते हैं सर, कासिम अली शाह से आगे बढ़ते हैं। बेचारे को माफ कर दे, अभी तो वैसे वो नौकरी की तलाश में था और नौकरी भी छीन ली गई है। वैसे कर सकते हैं कि ये कासिम अली शाह छोटे वाला कासिम अली शाह, एक बड़ा कासिम अली शाह खान साहब है। जो खान साहब हैं वो भी बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं। इस मोटिवेशन से ना IMF ने चलना है ना सिस्टम ने चलना है। मैं प्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, ये कासिम अली शाह जो है ना, बड़ा होकर मैंने कहा था ये यूथ को ये भी बर्बाद कर रहा है, और एक कासिम अली शाह इमरान खान है। और इस इमरान खान के पास इंशाल्लाह जब वो आएंगे, मैं आपको नवाज शरीफ का नहीं कह रहा, मैं पीपल्स पार्टी का नहीं कह रहा, मैं उसका कह रहा हूं कि व्हाई नॉट यू पीपल थिंक ऑन दिस, कि आप लोगों को सुने कि किसके पास हल है, कौन सोल्यूशन ओरिएंटेड बात कर रहा है। मैं ये आपको कह रहा हूं कि अब आपके पास इतना कर्ज उठा चुके हैं कि अब इसके बाद से कर्ज नहीं मिला करते, और अगर फिर भी आपको मिल रहे हैं तो आपको जो है वो डू मोर की आवाज आएगी, फिर आपको जो है वो आपके एसेट्स लिए जाएंगे, और आपके पास एसेट्स जो है ना आपका PIA जा सकता है, ना आपकी कोई मिल जा सकती है, ना आपकी मोटरवेज काबिल है। डॉक्टर साहब इस पर कमेंट कीजिएगा जरा कि आप आम आवाम को देखें ना, तो हमारी आम आवाम भी इस हद तक पहुंच गई है बिकॉज दे आर डन विद एवरीथिंग ना, ऑन स्क्रीन आप इस तरह की बात कर नहीं सकते, वरना मैं इस जुमले को वैसे ही बोलती जैसे बोलना चाहिए। अब आम आवाम जो है वो इस पॉइंट पर पहुंच चुकी है कि आप यूरोप साइड की एग्जांपल दे रहे हैं कि उनको दे गिव अ डैम कि कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन मिनिस्टर है, कौन PM है, कौन CM है। लेकिन अब हमारी आवाम है वो एक पिछला दौर ऐसा था कि दे आर ग्लूड टू द स्क्रीन के पॉलिटिक्स में क्या होने जा रहा है, इमरान खान का अगला स्टेप क्या होगा, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, मार्च करेंगे, असेंबलियों से निकलेंगे। लेकिन अब आवाम इतनी वो ट्रांसपेरेंसी हो गई है ना कि जो भी हो रहा होता है उन्हें लगता है बस ऐसे ही है, बस सर्वाइवल की जंग है, बस वही लड़ लेते हैं और बस ऐसे जीने। ये वेव चल रही है। अभी मैंने ये सिर्फ रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि कोई भी अकलमंदी रखने वाले ऊपर के एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी अगर रिक्वेस्ट मेरी सुन सकते हैं तो जरूर सुने। और मैं ये चाहता हूँ कि एक दफा जो 1.5 साल पहले निकाल दिया था उसमें एक्सपोज हो रहे थे खान साहब, नालायक टीम है, वही टिकटॉकर्स की टीम है जो उनके पास मिनिस्टर भी है। फवाद चौधरी एक टिकटॉकर का नाम है, इसी तरीके से हमाद अजहर एक टिकटॉकर का नाम है। तो ये सारे के सारे जो मिनिस्टर, लेट मी टॉक, मैं बोल सकता हूँ, आप ज्यादा पाबंदी मेरे पे लगेगी, आई मैनेज। नहीं इट्स ओके, आप बोले लेकिन थोड़ा हाथ थोड़ा रखें, मतलब इट्स ओके, आई नो कि आप रियलिस्टिक बातें कर रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं जो आम आवाम करती है। मैं जिसने आपको डॉक्टर साहब अपनी जगह ठीक है, वैसे सच बात तो ये है
देखें, IPPs का मैटर था, आपके 2,500 अरब रुपए की बिजली कौन, अवाम से पूछ लेना, हाँ, अवाम कि से, 2,500 अरब रुपए जो आपका जो सर्कुलर डेट था कौन पूरा करेगा, क्या तरीकाकार है, मुझे सिंपल ये बता दें। अब जो इन्फ्लेशन 60% होगी, दवाइयां आपकी माँ बाप को नहीं मिलेगी, क्या खान साहब ला के देंगे, हमें लेकर आनी है। तो इसी तरीके से जो आपके बिजनेसेस हैं वो नहीं है, गंदी तरीन गाड़ियां जो हैं जिसकी कीमत 3.5 लाख रुपए भी नहीं है, वो आपको 26 लाख रुपए की मिल रही है। आपकी लैंड क्रूजर की औकात कोई नहीं थी, 4.5 लाख 3 करोड़ 4.5 करोड़ की थी गाड़ी थी, उसको 12.5 करोड़ की आपने पहुंचा दी है। ये कौन सी इकोनॉमी चल रही है यहाँ पर? इस तरीके से आपकी चाइना सर की बातें बिल्कुल सच है, बातें बिल्कुल सच है सर आपकी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और आपने जो बातें की हैं मेरे ख्याल से वही बातें जो आम आवाम करती है और इसको ही प्रोग्राम में करना चाहिए। खैर एक क्विक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। आज प्रोग्राम में हमने क्या बात करनी थी, लास्ट सेगमेंट में आपको पता है हम एटम बॉम्ब की बात करेंगे, हम न्यूक्लियर की बात करेंगे, हम ड्रोन की बात करेंगे, दरअसल हम समोसे पकोड़े और बिरयानी की बात करेंगे। लेकिन आपको पता है कि मेरे इस तारुफ से आपको अंदाज़ा हो गया कि आपने जो वायरल क्लिप्स देखे हैं सोशल मीडिया पे, उन सबको हम डाइजेस्ट कैसे करते हैं ये हमें डॉक्टर अफान कैसर बताएंगे, जो कि स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। और ये है हमारे अमराज़ मेदा और जिगर, और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर नासिर भी मौजूद है, रेडियोलॉजिस्ट हैं। इनसे भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वेलकम बोथ ऑफ यू। कैसे हैं आप डॉक्टर? कैसे? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कहिएगा कि ये जो इस तरीके से ग्लैमराइज करके आपने बताने की कोशिश की है और आवाम को समझ भी आई है ये बात, तो ये ज़रूरी भी है इनको बताना कि हम किस तरह से ज़्यादती कर रहे होते हैं अपने साथ, लेकिन हमें वो ज़्यादती की फैंटेसाइज कर रही होती है। पाकिस्तान में फैटी लिवर बहुत कॉमन है, और ये फैटी लिवर इस हद तक कॉमन है कि हमें एहसास भी नहीं है। पाकिस्तान में कैलोरी काउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, पाकिस्तानी कैलोरीज नहीं गिनते। ये अगर अपनी कैलोरीज गिने तो कभी भी ये प्रॉब्लम ना हो। हम एक्स्ट्रा खाते हैं, 1500 से 2000 कैलोरीज चाहिए एक एवरेज नॉर्मल इंडिविजुअल को, खातून को 1500 तक बस। लेकिन हम एवरेज पाकिस्तानी 4000 से 5000 कैलोरीज दिन में कंज्यूम कर आराम से इजी होके। अच्छा ये बताएगा, अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना आना शुरू हो गया। अगर मैं डाइटिशियंस की बात करूं, जो कि आपकी फील्ड जिसमें आपने इज अ पार्ट ऑफ इट ना, कि आप बाहर ग़िज़ायत भी ये भी देखते हैं। अब कैलोरी डेफिसिट या कीटो, या फिर अगर आप इन डाइट्स की बात करें इसमें आप पोर्शन कंट्रोल करते हो, अब लोगों को समझ आना शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी इस अवेयरनेस की जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत कम है। कितनी कैलोरीज आपको एक आम आदमी को लेनी चाहिए अगर आपने डाइट कंट्रोल करनी है? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप, योर फिजिक एंड योर मेंटेनेंस रिजीम। अगर आप वेट कम कर रहे हैं तो फिर तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, यानी आप 1500 भी नहीं, आप 1000 कैलोरीज तक अपने आप को कंटेन करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं मेंटेनेंस रिजीम पे चलूँ तो आप इतनी कैलोरीज लेंगे जितना एक नॉर्मल इंडिविजुअल लेता है, विच इज 1500 से 2000 की कैलोरीज। अगर आपने डाइट करनी है, मजीद पतले होना है तो फिर आप उसको 800 से 1000 इवन 800 तक आप कंटेन करेंगे अपनी कैलोरीज को। और उसमें यही कुछ है कि यू विल रिप्लेस योर फैट्स विद एंड हाई कार्ब इज द मेजर ब्लंडर इन एवरी डाइट। अब कीटो है वो भी कार्ब्स कम कराती है, और जो हाई प्रोटीन डाइट जो कि आइडियल डाइट है तो वो कार्ब्स, यस, तो हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर नासिर साहब की तरफ आते हैं। ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला है, इंक्लूडिंग मी, कि कीटो भी कर ली और डाइट वाइट बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर ली। व्हेन यू आर डन विद एवरीथिंग ना, फिर आपको समझ आता है कि यू हैव टू टेक एवरीथिंग। क्योंकि मुझे अगर कोई डाइटिशियन ये कहेगा ना कि रोटी चावल छोड़ दो पतली हो जाओगी, तो शायद मैं पतली हो जाऊँ, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ मैं रोटी चावल नहीं छोड़ सकती। सो व्हाट टू डू? ये एक स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं कहूँगी कि दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि सब छोड़ दो, क्रैश करो और पतले हो जाओ। वो वक्त ही एक आपको नजर आ जाएगा, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म में क्या होता है